सो हेलो एवरीवन। आज फिर एक नए सेशन के साथ आपके सामने एआर क्लासेस से मैं प्रेजेंट करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका मैथ्स का एग्जाम खत्म हो गया, अब साइंस का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री से हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 1 घंटे के अंदर या 1.5 आवर के अंदर कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट को डिस्कस करने के बाद उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आने का चांसेस है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर हमने जो लिया है कार्बन एंड कंपाउंड, इसको समराइज करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा शॉर्ट में समराइज करेंगे क्योंकि जब हम कार्बन कंपाउंड पढ़ाते हैं क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में, तो बहुत दिन लग जाता है, 10-15 दिन तो कम से कम लग जाता है। बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं इस चैप्टर को, पर यहाँ पे क्या करना है, क्रक्स में मतलब कम में कवर अप करना है सब चीज को। अभी जो मैथ्स का एग्जाम चला गया, अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, एवरेज गया, जिसका जैसा भी गया, आप आगे का सोचिए, होप फॉर द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, लीव द रेस्ट ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए आप और वापस बैक अपने चैप्टर पर आ जाइए। इंग्लिश पढ़िए और साथ में साइंस के लेक्चर को देखते रहिए। धीरे धीरे लेक्चर को देखते रहिएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो आप रिवाइज करते रहिएगा, क्वेश्चंस पे बनाते रहिएगा, आपका साइंस अच्छा जाएगा। ये भी माइंड मेकअप रखिए कि साइंस का लेवल भी कुछ अच्छा ही आएगा। इजी आप मान के मत रखिए, सीबीएसई में इजी पेपर नहीं आता है। हाँ, मॉडरेट आ सकता है पेपर, पर इजी नहीं आता है। अगर पेपर इजी भी रहेगा तो थोड़ा बहुत लेंदी तो करेगा, जिसका प्रैक्टिस रहेगा वो बना लेगा। आज ही मैथ्स के पेपर में आप देख सकते हो रिवीजन हमने जितना कराया, रिवीजन से बहुत सारे क्वेश्चन से लड़े हैं। ठीक है, और साल भर जो पढ़ाया उसका तो कहना ही नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कार्बन एंड कंपाउंड के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बात समझना जरूरी है, कार्बन वर्ड में ही कुछ छुपा हुआ है। कार्बो, क्या छुपा हुआ है? कार्बो। कार्बो का मतलब क्या होता है? कार्बो का मतलब होता है कोल। कार्बो का मतलब क्या होता है? कोल। इस बात को याद रखिएगा, कार्बो का मतलब होता है कोल। कार्बन कहां कहां पाया जाता है? शॉर्ट में बता दे रहे, 0.02% जो है कार्बन वो पाया जाता है मिनरल में। मिनरल में जो पाया जाता है वो कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है, कोल और पेट्रोलियम के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, और एटमॉस्फेयर में 0.03% एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्यूल में अगर जो कार्बन पाया जाता है, फ्यूल जो पाया जाता है वो वुड के फॉर्म में पाया जाता है, कोल के फॉर्म में पाया जाता है, एलपीजी के फॉर्म में पाया जाता है, सीएनजी के फॉर्म में पाया जाता है, पेट्रोल के फॉर्म में पाया जाता है। मतलब कार्बन बहुत जगह पे पाया जा रहा है। कार्बन बहुत जगह पे पाया जा रहा है, इसीलिए कार्बन का अलग से एक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर पढ़ रहे हैं। कार्बन का अलग से एक चैप्टर पढ़े, इसलिए कार्बन कंपाउंड आ गया। सल्फर कंपाउंड नहीं पढ़े। और यही कार्बन आगे चल करके क्या बन जाता है? बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक कंसेप्ट जनरेट होता है क्लास 11-12 में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो सबसे पहला टॉपिक यहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड इन कार्बन कंपाउंड। यहां पर आप देख सकते हो कोवैलेंट बॉन्ड इन कार्बन कंपाउंड। तो ये बात समझना जरूरी है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2,4। आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। और आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होना कितना चाहिए? या तो ऑक्टेट या तो डुएट, या तो डबलेट। ऑक्टेट या डबलेट। तो आप बोलोगे सर डबलेट बनाने के लिए क्या करेंगे और ऑक्टेट बनाने के लिए क्या करेंगे? एक मिनट रुक जाइएगा। डबलेट बनाने के लिए क्या करेंगे और ऑक्टेट बनाने के लिए क्या करेंगे? तो आप बोलोगे डबलेट बनाने और ऑक्टेट बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे तो डुएट बन जाएगा। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए तो 2 4 और 4 8 हो गया। तो क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं? क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं? अच्छा, 4 इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर देंगे ना तो क्या हो जाएगा? C4-। गेन करने पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ बढ़ के क्या हो जाएगा? C4-। समझ में आ रहा है कि नहीं? बट ये यहां पर आप देखोगे तो बोलोगे कि एटॉमिक नंबर 6 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 था पर 4 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करना मुश्किल है। क्या है? डिफिकल्ट है, होल्ड करना डिफिकल्ट है। 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता 6 प्रोटॉन। तो इसका मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, और 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा मतलब वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो फिर क्या करेंगे? बोलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन लूज करवाते हैं। अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो बताओ कितना इलेक्ट्रॉन बचा? तो आप बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन बचा। और प्रोटॉन कितना बचा? 2 इलेक्ट्रॉन तो बचा, 6 प्रोटॉन बचा, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है, प्रोटॉन में चेंजेस नहीं आता है, इलेक्ट्रॉन में चेंजेस आ रहा है। तो ये लूज जब करेगा 4 इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए काफी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और ये एनर्जी नहीं ला सकते इतना। 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना बहुत मुश्किल है, नीड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसीलिए 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है। मोटा मोटी ये बात मालूम आपको चला कि ना 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ना 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ना 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ना 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो क्या करेगा? शेयर करेगा। और इसी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, इसी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? इसी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब एक एटम दूसरे एटम के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, इसी को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इसलिए यहां पे पूरा कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। यही बात मेरा समझाना है कि कार्बन कोवैलेंट कंपाउंड क्यों बना रहा है। क्या 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकता, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता, इसीलिए कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, कुछ एग्जांपल हम आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, पर ये बात समझना है। तो कार्बन क्या कर रहा है? 4, जैसे हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल देते हैं, CO2। अब आप बताओ कार्बन में आउटर मोस्ट में कितना बॉन्ड है? तो आप बोलोगे कार्बन में आउटर मोस्ट में 4 बॉन्ड है। 4 बॉन्ड है पर चाहिए 8, तो इसको 4 और चाहिए। तो क्या करेगा कार्बन? ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा, यहां पर ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा। अब यहां पर आपको देखना होगा, समझना होगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी यहीं पे मैं बता देता हूं। ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये चौथा इलेक्ट्रॉन हो गया। पर क्या ये इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंजमेंट होगा चारों तरफ दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इस बात को समझिएगा, मैं यहां पे फिर से बता दे रहा हूं। यहां पे कार्बन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पे दूसरा है, यहां पे तीसरा है, यहां पे चौथा है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोलिए, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन कितना होगा? 8। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 6, आउटर मोस्ट में 6 होता है, मतलब ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर भी ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन को भी ऑक्टेट चाहिए, ऑक्सीजन ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। यहां पर भी ऑक्सीजन ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। कार्बन को भी ऑक्टेट चाहिए, तो कार्बन ने ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया और ऑक्सीजन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लिया। मतलब यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का यहां पर और 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग कर रहा है, इसलिए डबल बॉन्ड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात समझ में आ रहा है? तो ये बॉन्ड जो बन रहा है वो कोवैलेंट बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता था? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता था। जैसे आप आयनिक बॉन्ड का एक एग्जांपल समझ सकते हो, सोडियम क्लोराइड।
आयनिक बॉन्ड का एक एग्जांपल समझ सकते हो। तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम में एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, और क्लोरीन में एटॉमिक नंबर क्या होगा 17, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 287। आउटर मोस्ट में क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा क्लोरीन को, इसीलिए सोडियम क्या है मेटल, मेटल हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन क्या है नॉन मेटल, नॉन मेटल हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम ने क्या किया एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहां पर सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर क्या बनाएगा सोडियम क्लोराइड। यहां पर जो बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयन के द्वारा जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, हम लोग डिफरेंस भी समझेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन भी समझेंगे कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड के बीच में, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। ये बात समझ में आ गया कोवेलेंट क्यों बॉन्ड बनाता है कार्बन, ये समझाने के बारे में बात करें। नाइदर इट विल लूज 4 इलेक्ट्रॉन नॉर इट विल गेन 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कहानी पूरा बता दी है। लूज करता है तो क्या दिक्कत होता है और गेन करता है तो क्या होता है, इसलिए ना लूज ना गेन करेगा, क्या करेगा शेयर करेगा, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पर होगा वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये बात तो समझ में आ गया। अगर आपसे कोई बोलेगा हाइड्रोजन है मेरे पास और फिर बोल रहा है एक और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है एक, होता ही एक इलेक्ट्रॉन, तो एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक हाइड्रोजन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ एक हाइड्रोजन लिया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो बना रहा है वो भी कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और जहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसे कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। समझ में आ रहा है। तो H2 हमेशा हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक उसी तरीके से क्लोरीन, क्लोरीन में एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 8 7। नील्स बोर का कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरे क्लोरीन में भी 2 8 7 होगा। ये क्लोरीन है, इसके पास भी आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहाँ पर आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये क्लोरीन है, यहाँ पर भी आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है। पर ये क्या करेगा अपने बगल वाले से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये भी क्या करेगा अपने बगल वाले से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब क्लोरीन क्लोरीन आपस में क्या करेगा बॉन्ड बनाएगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, तो क्या हो जाएगा दोनों ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और क्या किया शेयरिंग किया, यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड बना। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से बहुत सारा बनता है बॉन्ड, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करोगे नाइट्रोजन का तो 2 5 होगा, आउटर मोस्ट में कितना है 5, कितना चाहिए 3, अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ बनाएगा तो इसलिए ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, आप मीथेन के बारे में सुने होंगे, आगे चल के मीथेन के बारे में पढ़ोगे भी। कार्बन कंपाउंड में मीथेन होता है CH4, इसका फार्मूला होता है एक कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड, एक कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड, एक कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड, यहां पर एक बॉन्ड, हाइड्रोजन का भी डुएट कंप्लीट हो गया और कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये हुआ मीथेन। आपको एक बात और मालूम होना चाहिए, मीथेन जो होता है उसे मार्श गैस कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में, क्या बोलते हैं मीथेन जो कार्बन कंपाउंड है उसे मार्श गैस कहते हैं, और वो क्या करता है मीथेन मेजर कंपोनेंट की तरह काम करता है। CNG याद रखना, CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस और बायोगैस का ये मेजर कंपोनेंट है, और ये सिंपलेस्ट कंपाउंड है, क्या ये कार्बन का कंपाउंड है इसलिए सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड बोलते हैं इसको। ठीक है, ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से NH3 का भी कंपाउंड बना लोगे तो कोई बड़ी बात तो नहीं है, पर याद रखना कि NH3 जब अमोनिया के बारे में बात करते हैं ना तो उससे भी यूजेस आ जाता है कि अमोनिया कहां यूज होता है, अमोनिया कैन बी यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, याद रखिएगा रेफ्रिजरेंट में यूज होता है अमोनिया का। उसी तरीके से मीथेन का भी पूछता है, अमोनिया का भी पूछता है, फिर आप तब बना लोगे। एक और कंपाउंड है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे, S8 पक्कड़ रिंग स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है तो लोग बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस है, पर आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ये सब धीरे धीरे हम चीजों को बता रहे हैं, टाइम लगेगा पर समझ में सब कुछ आ जाएगा और रफ्तार भी पकड़ेंगे। पहले धीरे धीरे चीज को ग्रिप करने दीजिए, आपको भी अपने दिमाग को थोड़ा सेटअप बनाने दीजिए। यहाँ पर S8 पक्कड़ रिंग स्ट्रक्चर मतलब सल्फर जो है वो 8 सल्फर आपस में मिल करके बनाता है, इसको बोलते हैं S8 और बोलते हैं पक्कड़ रिंग स्ट्रक्चर, मतलब सल्फर सल्फर के साथ बनाता है। आप देख सकते हो ये सल्फर है, मान लो दूसरा सल्फर है, फिर ये तीसरा सल्फर है, फिर ये चौथा सल्फर है, फिर ये पांचवा, फिर ये छठा, फिर ये सातवां, फिर ये आठवां, 3 3 6 और 2 8, 8 सल्फर आपके सामने है। क्या करेगा सल्फर, याद रखना सल्फर में एटॉमिक नंबर 16 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 6, आउटर मोस्ट में 6 होगा, तो 2 2 और 2, समझ में आ रहा है। फिर यहां पर 2, यहां पर 2 दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए, और यहां पर 2, यहां पर 2, इस तरीके से एक सल्फर अपना 6 और बगल वाले से 2 लेता है, फिर ये अपना 6 लेगा, फिर ये बगल वाले से 2 लेगा। समझ में आ रहा है ये बात जो हम बता रहे हैं। तो यहां पर तुम देख सकते हो इस तरीके से बनता है, पर ये सल्फर का जो स्ट्रक्चर है ये बनने के बाद पक्कड़ रिंग स्ट्रक्चर बोला जाता है, क्रॉन शेप्ड स्ट्रक्चर बोला जाता है। कैसे बन रहा है अभी बताते हैं, क्रॉन शेप्ड स्ट्रक्चर कैसे बनता है, टेंशन नहीं लेना, ये स्ट्रक्चर आ सकता है, याद रखिएगा, और बताएंगे भी कैसे बनेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ऊपर में आपका कितना सल्फर है 5 सल्फर, और नीचे में कितना सल्फर होगा 3 सल्फर, नीचे में कितना होगा 3 सल्फर। देखिए ऐसे करके बनता है, रिंग स्ट्रक्चर बनता है, ये सॉरी क्रॉन स्ट्रक्चर बनता है, ये क्रॉन बनाया हुआ है। ठीक है, 8 5 ऊपर में 3 नीचे में। ठीक है, आप नेक्स्ट टॉपिक देख सकते हो, डिफरेंस बिटवीन द कोवेलेंट एंड आयनिक कंपाउंड, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बता देते हैं। जब बोला जाए कि कोवेलेंट कंपाउंड बन रहा है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड बनेगा उसे कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं, आयनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बनेगा उसे आयनिक कंपाउंड कहते हैं। पर सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बात, जो भी कंपाउंड आयनिक से बना होता है वो तो आयन से ही बनेगा, आयन से ही बनेगा ना आयनिक कंपाउंड, वो हार्ड सॉलिड होता है क्योंकि वो आयन है। आयन आपस में जैसे Na+ और Cl- जब बॉन्ड बनाएगा, Na+ और Cl- जब बॉन्ड बनाएगा तो ये आयन के द्वारा बॉन्ड है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक आयन के द्वारा जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखता है। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब पहला पॉइंट आपको बता दिए कि आयन के द्वारा जो बॉन्ड बनता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता है इसमें। ठीक है, और कोवेलेंट में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, कोवेलेंट में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है क्योंकि शेयरिंग हो रहा है ना, समझ में आ रहा है। इसीलिए याद रखना कि आयन में सॉलिड बनता है, आयन में क्या बनता है सॉलिड बनता है, सॉलिड कंपाउंड बनता है, और कोवेलेंट में क्या बनता है गैस भी बन सकता है, लिक्विड भी बन सकता है, और सॉफ्ट सॉलिड बनता है, गैस भी बन सकता है, लिक्विड भी बन सकता है, समझ में आना, समझना ये बात, और सॉफ्ट सॉलिड बनता है। सॉलिड कैसा बनता है सॉफ्ट सॉलिड बनता है। ठीक है, ये कोवेलेंट का बता रहे थे। आयनिक कंपाउंड जब सॉलिड बन रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होगा।
बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होगा, किसका? आयनिक का। याद रखना इस बात को। नॉन वोलेटाइल होता है, ब्रेक नहीं करेगा बॉन्ड, जल्दी जल्दी ब्रेक बॉन्ड नहीं करेगा। वोलेटाइल मतलब उड़ जाता है, भाप बन करके उड़ जाता है, तो ब्रेक ही नहीं करेगा, तो ये कैसा है? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल याद रखिएगा, नॉन वोलेटाइल, इस बात को याद रखिएगा। कोई पूछता है रीजन, तो अभी बताया स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, बॉन्ड टूटेगा नहीं, जल्दी जल्दी टूटेगा नहीं, तो वोलेटाइल कैसा होगा? हाँ, पर वो वोलेटाइल होना चाहिए। कौन? आयनिक वाला वोलेटाइल होना चाहिए। क्यों वोलेटाइल होना चाहिए? क्योंकि बॉन्ड कमजोर है, बॉन्ड कमजोर है तो जल्दी टूट जाएगा, तो ये वोलेटाइल नेचर होता है। और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इसमें वीक वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें लेस होता है, बॉन्ड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लेस होता है। याद रखना, आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी, याद इस बात को याद रखना, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। जाहिर बात है, आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? बट वही आयनिक कंपाउंड को मॉल्टेन और फ्यूज स्टेट में ले जाते हैं, मॉल्टेन और फ्यूज स्टेट में ले जाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि मॉल्टेन और फ्यूज स्टेट में आयन के फॉर्म में बदल जाता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेगा। कैसे करेगा? नहीं करेगा, उसमें आयन थोड़ी है, नहीं है ना, आप फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, आयन नहीं है, तो कैसे करेगा? इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इस बात को समझना, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बात, आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होता है वाटर में। सबसे पहला बात, आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होता है वाटर में। वाटर में क्या होता है? सॉल्युबल होता है। हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, आप लोग को समझ में आए। वाटर में सॉल्युबल होता है, आप ऐसे समझ सकते हो, आयनिक कंपाउंड कॉमन सॉल्ट, नमक NaCl, पानी में घोलो मिला दो मिल जाएगा, तो सॉल्युबल हो गया ना पानी में, ऐसे समझ सकते हो। अब वाटर जो है ना, वो पोलर सॉल्वेंट है। वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट है, तो इसका मतलब आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा और नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा। याद रखना इस बात को। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, वाटर पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट मतलब पोल, डाइपोल एग्जिस्ट करना, डाइपोल एग्जिस्ट करना मतलब वाटर में खुद ही चार्ज है। तो आयनिक कंपाउंड में चार्ज है, वाटर में खुद चार्ज है। वाटर आयनिक कंपाउंड के चार्ज को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो चार्ज आपस में लगा रहा है उसको डिक्रीज करता है, बॉन्ड को तोड़ता है, बॉन्ड टूट जाएगा तो डिसॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? नहीं। पर याद रखना कि आयनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है आयनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल, उसी का उल्टा होता है कोवेलेंट में। क्या ये कोवेलेंट ना इनसॉल्युबल होता है वाटर में, वाटर में क्या होता है? इनसॉल्युबल। वाटर में क्या होता है? इनसॉल्युबल। बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोले तो अल्कोहल भी एक तरह का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, अल्कोहल भी एक तरह का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और अल्कोहल एक तरह का नॉन पोलर है। वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट। पोलर किसे बोलते हैं? जहां चार्ज एग्जिस्ट करता हो उसे बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बात ये समझना होगा नेक्स्ट टॉपिक में, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एंड देयर प्रॉपर्टी। एलोट्रॉप्स होता क्या है? एलोट्रॉप्स एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि, याद रखना इस बात को समझना, कि जैसे हम बोल रहे हैं कि कार्बन है, तो कार्बन का ही फॉर्म है ग्रेफाइट और कार्बन ही का फॉर्म है तो आपका जाके डायमंड, पर दोनों क्या हो गया? एलोट्रॉप्स हो गया। इसका मतलब दोनों का फॉर्म अलग अलग है, एलिमेंट सेम एग्जिस्ट कर रहा है बट दोनों का फॉर्म अलग अलग है। दोनों का फॉर्म अलग अलग, मतलब कार्बन का अलग अलग फॉर्म है, ठीक है, याद रखना इस बात को। कार्बन का अलग अलग फॉर्म है, डिफरेंट है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी बट केमिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होगा। याद रखना, जब भी एलोट्रॉप्स के बारे में आएगा तो समझ जाना कि एलोट्रॉप्स एक प्रॉपर्टी है जो कि एलिमेंट के द्वारा पोज किया जा रहा है प्रॉपर्टी, वो ही एलिमेंट मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मोर देन वन फॉर्म में। कार्बन यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है एज अ ग्रेफाइट, कार्बन यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है एज अ ग्रेफाइट, और कार्बन यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है एज अ डायमंड, समझ में आया? तो दोनों ग्रेफाइट और डायमंड बराबर है। अगर ग्रेफाइट और डायमंड बराबर है तो मेरे से ग्रेफाइट ले जाओ, डायमंड दे दो। ग्रेफाइट और डायमंड बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग फॉर्म है, पर दोनों फॉर्म कार्बन का है, मतलब ये दोनों एलोट्रॉप्स है। और इन दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है बट आइडेंटिकल है केमिकल प्रॉपर्टीज। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बात, जब हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर, तो तीन फॉर्म पढ़ना है कार्बन का एलोट्रॉप्स का। एक ग्रेफाइट के बारे में पढ़ना है, एक डायमंड के बारे में पढ़ना है, और एक थोड़ा सा समझना फ्लोरेसेंस। C60 मतलब 60 कार्बन आपस में मिल करके बकमिंस्टर फ्लोरेंस बोलते हैं। C60 कार्बन 60 कार्बन आपस में मिल करके फुटबॉल शेप टाइप का, फुटबॉल का शेप का टाइप का रहता है, उसी को बोलते हैं बकमिंस्टर फ्लोरेंस। C60 क्या 60 ही कार्बन मिलता है? नहीं, 70 कार्बन मिलता है, बट 60 कार्बन C60 भी एग्जिस्ट करता है, C70 भी एग्जिस्ट करता है, C370 भी एग्जिस्ट करता है, सब एग्जिस्ट करता है। नॉलेज जितना उतना शेयर कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, पर C60 ज्यादा एग्जिस्ट करता है, ज्यादा कॉमन है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो फ्लोरेंस C60 बारे में तो नहीं पढ़ना है, बस याद रखना कि जब हम डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में बोल रहे हैं तो कुछ पॉइंट याद रहना चाहिए, क्वेश्चन में आ सकता है। सब कुछ तो नहीं बताएंगे, पर कुछ पॉइंट बताएंगे कि डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट, क्यों नहीं कंडक्ट करता इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। डायमंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, याद रखिएगा। हाँ, पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता है। क्या थर्मल भी नहीं कंडक्ट करता, मतलब हीट भी नहीं कंडक्ट करता है? थर्मल तो कंडक्ट करता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट है डायमंड का, इट हैज अ हाई थर्मल कंडक्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, और थर्मल कंडक्टिविटी हाई है। ऐसा क्यों होता है? स्ट्रक्चर पे देख लो, स्ट्रक्चर है डायमंड का स्ट्रक्चर तुम जब देखोगे, यहां पे डायमंड जब कनेक्ट करेगा तो एक डायमंड 4 डायमंड के साथ कनेक्ट है, मतलब कोई इसका स्पेस बचा हुआ नहीं है, कोई फ्री स्टेट नहीं है डायमंड का। बात समझ में आ रहा है? कोई फ्री स्टेट नहीं है डायमंड का, सब डायमंड एक दूसरे से कनेक्ट है। तो इसीलिए बोल सकते हैं कि जब मॉलिक्यूल देखोगे, कार्बन का स्ट्रक्चर, डायमंड का स्ट्रक्चर देखोगे, तो उसमें देखोगे कार्बन एटम बॉन्डेड है चारों तरफ से अदर कार्बन एटम से। ये एक तरह का रिजिड फिगर बना रहा है, और इसीलिए इसका टफनेस है, हार्डनेस है डायमंड का, और यही 3 डायमेंशन नेटवर्क जो बना रहा है इसको हार्डनेस की तरफ ले जाता है। समझ में आया डायमंड का? अब ग्रेफाइट के बारे में जब हम लोग समझेंगे
तो ग्रेफाइट के बारे में क्या समझेंगे, ग्रेफाइट के बारे में स्ट्रक्चर समझेंगे और उससे उसका प्रॉपर्टी समझेंगे। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अभी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो क्या वो हीट भी कंडक्ट नहीं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। याद रखिएगा ग्रेफाइट जो है पेंसिल के अंदर में लीड नहीं होता है, वही है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, आप जानते होंगे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है और हीट नहीं कंडक्ट करता है। और ग्रेफाइट का जब स्ट्रक्चर देखोगे ऐसे हेक्सागोन टाइप का बनाएगा, यहाँ पर ऐसे कर करके हेक्सागोन का स्ट्रक्चर ऐसे करके बनाएगा, ये ऐसे करके ऐसे कनेक्ट कर करके एक लेयर बन गया। इसके बाद इसको आगे ले जाएंगे, ऐसे कर करके आगे बढ़ता जाता है। उतना स्ट्रक्चर पे हम लोग बात नहीं करेंगे, आएगा तो आप देख लीजिएगा। थोड़ा स्ट्रक्चर डॉटेड लाइन से नीचे में रहता है, ऐसे करके डॉटेड लाइन से नीचे में रहता है, ये बात आप देखिएगा। ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर रहता है, हेक्सागोन का बनाया। तो ईच कार्बन एटम इन अ ग्रेफाइट इज जॉइंड टू 3 अदर कार्बन एटम। एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम, मतलब 4 कार्बन, कार्बन का बॉन्ड 4 होता है, टेट्रावैलेंसी शो करता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, पर 3 बॉन्ड के साथ कनेक्ट है, मतलब एक बॉन्ड फ्री है, एक बॉन्ड में फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन 33 कंडक्ट कर रहा है। इसको बोलते हैं हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। 4th इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है। बात कर लिए, ज्यादा बात नहीं करना है, नेक्स्ट टॉपिक पे एंटर करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। क्या भाई वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का एक वर्सेटाइल नेचर का मतलब कार्बन का इतना सारा कंपाउंड क्यों बनता है। सबसे पहले ये सवाल उठता है कार्बन का इतना सारा कंपाउंड क्यों बनता है, क्योंकि इसके वर्सेटाइल नेचर के कारण। ये वर्सेटाइल नेचर क्या है कार्बन का, 3 वर्सेटाइल नेचर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। अब आप बोलोगे क्या है ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी, आप जानते होंगे, मुझे मालूम है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन, मतलब कार्बन कार्बन के साथ जुड़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है। प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ अ कार्बन। क्या और किसी में कैटेनेशन प्रॉपर्टी नहीं होता है, होता है, सल्फर वगैरह में भी कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है, बट कार्बन जब कार्बन के साथ जुड़ता है स्ट्रेट चेन भी बनाता है, ब्रांच भी बनाता है और जल्दी टूटता नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं, यही है सेल्फ लिंकिंग। कोई बोलता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या है, बोला सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका मैक्सिमम है कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन का, इसलिए सेल्फ लिंकिंग जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है, नया कंपाउंड बनाता जाता है, इसलिए बहुत सारा कंपाउंड बनाता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग पढ़े कैटेनेशन प्रॉपर्टी, वो क्लियर हो गया, वो ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद बोला टेट्रावैलेंसी। पहले बोली कार्बन का टेट्रावैलेंसी होता है। क्यों कार्बन का टेट्रावैलेंसी होता है, कार्बन का टेट्रावैलेंसी क्यों होता है, कार्बन की एटॉमिक नंबर क्या होता है, बोलेगे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 4, आउटर मोस्ट में 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, तो 4 तरफ से जोड़ेगा, मतलब वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। टेट्रा मतलब 4 तरफ से जोड़ा है, तो इसका 4 वैलेंसी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी 4 है। कोई पूछता है कि टेट्रावैलेंसी क्या है, बता देना। समझ में आ रहा है, कार्बन कार्बन के साथ भी जुड़ सकता है, कार्बन क्लोरीन के साथ जुड़ सकता है, ब्रोमीन के साथ, हाइड्रोजन सबके साथ जुड़ सकता है, ठीक है। तीसरा टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब हो गया एक बॉन्ड तो बनाता, सिंगल बॉन्ड तो बनाता ही है, कार्बन सिंगल बॉन्ड तो बनाता ही है, और साथ में डबल बॉन्ड भी बनाता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है। इसको अल्केन कहते हैं, अल्कीन कहते हैं और अल्काइन कहते हैं। अभी नहीं, हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होगा तब। फिर इसको सैचुरेटेड पढ़ेंगे, अनसैचुरेटेड पढ़ेंगे, ये बात समझ में आ गया। टेंडेंसी फॉर्म मल्टीपल बनाता है, ट्रिपल बना रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का कंसेप्ट दिया। हाइड्रोकार्बन समझने से पहले आपको ये बात समझना होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, ठीक है। अभी हमने बोला था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं। तो हर कार्बन का बना हुआ कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहता, पहले ये बात क्लियर कर लो, बहुत सारा टीचर भी इसको गलत बताता है। कंपाउंड कार्बन का बना हो पर ऑक्साइड ना होना चाहिए, ऑक्साइड्स नहीं होना चाहिए। अभी ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, तो क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नहीं। समझ में आया, कार्बन से बना हुआ कंपाउंड होना चाहिए बट ऑक्साइड नहीं होना चाहिए, कार्बोनेट नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ के बाकी सब कार्बन का कंपाउंड है और सब कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। समझ में आ रहा है, यही बात ना, यही बात बताया गया। समझना इस बात को कि शुरुआत में ये सोच बनाई, ये धारणा बनाती, ये सोच बना हुआ था कि नेचर के द्वारा जो सब्सटेंस ऑब्टेन किया जाता है, नेचर के द्वारा जो सब्सटेंस ऑब्टेन किया जाता है वो कार्बन कंपाउंड कहलाता है, पर वो लिविंग से ऑब्टेन किया गया, नेचर से ऑब्टेन किया जाएगा। और इसी को तो कहते थे वाइटल फोर्स थ्योरी, इसी को कहते थे वाइटल फोर्स थ्योरी। और इसी वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कार्ड किया था, मतलब हटाया था, गलत साबित किया था वोलर। वोलर क्या किया था, वोलर यूरिया प्रिपेयर कर दिया था। कहां पे यूरिया प्रिपेयर किया था, लैब में प्रिपेयर किया था। कैसे प्रिपेयर किया था, अमोनियम साइनेट से, अमोनियम साइनेट से यूरिया बना दिया था। समझ में आया, अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया था, इस बात को याद रखना। और अमोनियम साइनेट को प्रिपेयर करना चाहता है अमोनियम साइनेट लैब में, अमोनियम साइनेट बनने के बाद यूरिया बन गया। कैसे, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को लेकर के अमोनियम साइनेट बनाना चाहता था, ठीक है। तो ये बात तो मालूम चल गया कि यूरिया बन गया, और यूरिया क्या किया, वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये तो लिविंग से नहीं ऑब्टेन हुआ, ये तो लैब में ऑब्टेन हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये बात तो हम लोग को मालूम चल गया कि वाइटल फोर्स थ्योरी, वोलर के बारे में कहानी समझ में आ गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में समझ में आ गया कहानी। अब हम लोग क्या समझेंगे, अब हम लोग जो समझेंगे यहां पर वो ये समझेंगे कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन को कंटेन करता है, उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है ना, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जैसे कार्बन हाइड्रोजन 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 ले लिए, इसका नाम हो गया एक कार्बन है, एक कार्बन वाला सिंगल बॉन्ड है, तो एक कार्बन वाले को मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन वाले को एथ बोलते हैं, 3 को प्रोप बोलते हैं, 4 को ब्यूट बोलते हैं, 5 को पेंड बोलते हैं, 6 को हेक्स बोलते हैं, हेप्ट बोलते हैं, ऑक्ट बोलते हैं, इस तरह चलते रहते हैं। पर एक कार्बन वाला और 4 हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड के साथ है, तो मेथ और एन लगा देंगे, मीथेन कहते हैं इसको। अब एक बात, ये बात समझिए कि ये मीथेन है, इसी से हाइड्रोजन हटा दें और इसी मीथेन में अगर हम क्लोरीन लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये पैरेंट की तरह काम किया और इससे ऑब्टेन हुआ क्लोरोमीथेन। समझ में आ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका नाम क्या है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसलिए इसका नाम पड़ गया सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। या कभी-कभी इसको बोलते हैं पैरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, पैरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आ गया। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, 2 तरह का हाइड्रोकार्बन होता है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिर्फ और सिर्फ अल्केन आता है। बताते हैं अल्केन किसे कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्केन्स आता है। अल्केन्स का एक और नाम है, क्या नाम है, पैराफीन्स। याद रखिएगा, अल्केन का एक और नाम है, अल्केन का एक और नाम है पैराफीन्स। अब बोलोगे अल्केन किसे कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा था कार्बन, सिंगल बॉन्ड सिर्फ रहेगा, उसे अल्केन कहेंगे। वैसा हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड के साथ, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, उसे कहते हैं अल्केन, और उसी को कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर सिर्फ अल्केन आता है। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। इसका क्या मतलब, एक कार्बन है तो दुगना करो
2, उसमें 2 ऐड करो 4। ये 2 कार्बन है उसको दुगना करो और 2 ऐड करो, 2 का दुगना 4, 4 प्लस 2 6। 3 कार्बन है उसको डबल करो, 3 दूनी 6, 6 प्लस 2 8। 4 कार्बन है उसको दुगना करो +2। इसका नाम है एक कार्बन वाला अल्केन है तो इसको मेथेन कहते हैं। 2 वाले कार्बन को एथ बोलते हैं इथेन, 3 वाले को प्रोपेन, ब्यूटेन, फिर पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, मालूम होगा। तो ई कॉस तक जाता है, ठीक है, अनडेकेन, डोडेकेन, ऐसे ई कॉस तक जाता है। ई कॉस 20 कार्बन को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ गया अल्केन के बारे में, सैचुरेटेड के बारे में। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बोलो। दो इंपॉर्टेंट बात और बता रहे हैं। जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है ना, जलता है ना, तो वो ब्लू फ्लेम देता है, ठीक है, बाद में क्लीन फ्लेम देता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है, अभी छोड़ दो। फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर आते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो तरह का चीज आता है, एक अल्कीन होता है, एक क्या होता है, अल्कीन्स। याद रखना, एक होता है अल्कीन्स और अल्कीन्स का एक और नाम है, कौन बताएगा कमेंट में लिखिए। अच्छा, अल्कीन्स का एक और नाम है ओलेफिन्स। याद रखिएगा, अल्कीन का एक और नाम क्या है, ओलेफिन्स, ठीक है। अल्कीन का एक और नाम क्या है, ओलेफिन्स। ये अल्कीन्स कहलाएगा या ओलेफिन्स कहलाएगा। एक तो अल्कीन हो गया और एक होता है अल्काइंस। एक होता है अल्काइन, YNES, अल्काइंस। अगर एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होगा, बाकी सब सिंगल बॉन्ड होगा, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होगा तो उसे अल्कीन्स कहते हैं, और एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे अल्काइन कहते हैं। ये दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है। तो समझ में आ गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक तरह का हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, सूदी और ब्लैक फ्लेम होता है। यही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब जलता है ना, तो ब्लैक फ्लेम के साथ जलता है, सूदी फ्लेम के साथ जलता है। इनकम्प्लीट कंबशन होता है ना इसमें, इसलिए ऐसा होता है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो अल्केन होता है उसमें कंप्लीट कंबशन होता है। सब बात को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं पर आ जाएगा फिर बोलेगा पढ़ाई नहीं आप। समझ में आ रहा है? तो इनकम्प्लीट कंबशन के साथ चलता है। हाँ, ये मोर रिएक्टिव होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन जब डबल बॉन्ड होता है ना, याद रखना, मोर रिएक्टिव होता है सैचुरेटेड से, तो टूटने का चांसेस जल्दी रहता है। एक बॉन्ड टूट गया तो रिएक्ट हो गया, वहां पे सिंगल बॉन्ड रहता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है। तो दीज आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। एक और बात बताते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, एक एडिशन रिएक्शन होता है। जैसे हमने यहाँ पे बोला कि ये एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ लिंक्ड है, बताओ ये कैसा है, तो आप बोलोगे सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब अल्केन है, सिंगल बॉन्ड के साथ है। यहाँ पे कुछ ऐड करना है तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हटाएंगे और उसकी जगह पर ऐड करेंगे, मतलब अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद रखिएगा इस बात को, फिर कंफ्यूज मत होइएगा, बार बार बात बता रहे हैं तो कोई तो आपसे पूछेगा कि सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसा रिएक्शन परफॉर्म करता है, अब लोग सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो रिमूव करता है। क्या करता है, वो रिमूव करवाता है, किसको, हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पे लाता है, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। और अगर हम यहाँ पर डबल बॉन्ड ले रहे हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले रहे हैं, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, देखना यहाँ पे हाइड्रोजन है, बोलोगे दो कार्बन है और डबल बॉन्ड है, मतलब ये अल्कीन की फैमिली है, तो इसको क्या बोलेंगे, इथीन। एथ मतलब दो कार्बन और इथीन। यहाँ पर एक बॉन्ड टूटा, मान लो ये बॉन्ड चला गया, टूट कर चला गया, खत्म हो गया, ये बॉन्ड टूट करके चला गया। एक रुपये इसको छोटा करने दीजिए। हाँ, ये बॉन्ड टूट करके चला गया, तो अब ये बॉन्ड टूट करके चला गया तो इसमें 4 बॉन्ड होना चाहिए ना ये कार्बन में, तो एक बॉन्ड और बढ़ गया, इसमें भी 4 बॉन्ड होगा तो एक बॉन्ड और बढ़ गया, जगह बढ़ गया। बढ़ने पर मतलब ऐड किया गया, किसी को रिप्लेस नहीं किया, किसी की जगह पर नहीं आया, इसीलिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करता है। याद रखना इस बात को। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन, उस जगह पर आता है, किसी की जगह पर आता है। समझ में आ गया? अब आप बोलोगे अल्कीन का जनरल फार्मूला, अल्कीन का जनरल फार्मूला था CnH2n। याद रखना, बस जस्ट डबल करो। अगर इथीन बोलेगा, जैसे हम यहाँ पर इथीन बनाए थे, बोलोगे हाँ इथीन बनाए थे, ये 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना है, आप बोलोगे हाइड्रोजन तो 4 है, मतलब C2H4, जस्ट डबल करो, CnH2n। और अल्काइन में क्या होता है, CnH2n -2, मतलब डबल करके -2 करते हैं। यहाँ पे डबल किए, यहाँ पे डबल कर दिए बस, और यहाँ पे डबल करके -2। यहाँ पहले अल्कीन में क्या करते हैं, डबल करके +2। अल्कीन में क्या करते थे, सिर्फ डबल करते थे, और अल्काइन में क्या करते थे, डबल करके -2। अल्केन अल्कीन अल्काइन, ये बात समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, पूछ सकते हो। अच्छा, एक कार्बन का अल्कीन हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको तो डबल बॉन्ड दिखलाना है। अगर एक ही कार्बन रहा तो डबल बॉन्ड किसके साथ दिखलाएगा, इसीलिए कम से कम 2 कार्बन का अल्कीन होगा। अगर आपको कोई बोलता है मीथीन तो वो गलत बोलता है, क्योंकि एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, इसलिए कार्बन हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो कार्बन जब भी बनाएगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, इसे लोवेस्ट जो डबल बॉन्ड बनता है वो ये 2 कार्बन के साथ बनता है, अल्कीन भी और अल्काइन भी। चलो, अल्काइन अगर 2 कार्बन साथ बनाने के देखते हैं, 2 कार्बन के साथ क्या बोला था, डबल करो, डबल किए इसको -2, तो C2H2। ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन बना दिए, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन बना दिए। एक कार्बन कितना बॉन्ड होता है, 4, एक बॉन्ड यहां बना हुआ है, मतलब 3 बॉन्ड यहां बनेगा। ये होगा स्ट्रक्चर इसका, इथाइन का। समझ पा रहा है, इथाइन का। इसलिए याद है, कभी कोई पूछेगा मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना प्रेजेंट होता है अनसैचुरेटेड में, तो बोला कम से कम 2, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के साथ ही बनाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर बनाने देगा, आप इजीली बना सकते हो मेरे हिसाब से। सबसे पहले क्या करना है, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। चलो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको बोलेगा चलो स्ट्रक्चर बनाओ, तो C3H8, आप बोलोगे अच्छा कार्बन 3 है, उसको दुगना किया तो 6 आया, मतलब डबल किया तो 6 आया, और 2 ऐड कर रहे हैं मतलब प्लस हो रहा है, CnH2n करने के बाद +2 हो रहा है, मतलब ये अल्केन है। और अल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बन गया। अब बताओ, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, कितना बॉन्ड बचा हुआ है, 3 और बचा, तब ना 4 होगा। ये कार्बन अपने बगल वाले के साथ बॉन्ड बनाया, इसके साथ बनाया तो 2 और बनाएगा, ये 3 बनाएगा। यहां पर देखो हाइड्रोजन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 8। बिल्कुल वही स्ट्रक्चर बन रहा है। आप देख सकते हो, पहचान सकते हो कि अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, क्या है। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्बन को कनेक्ट करना है सिंगल बॉन्ड के साथ, और फिर जितना हाइड्रोजन हाइड्रोजन देना है। अब देखोगे कार्बन फुलफिल नहीं हो रहा है तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगा करके फुलफिल करना पड़ेगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ और भी चीज बात कर ले, जैसे आपको बोलेगा ना कि इथाइन का स्ट्रक्चर बनाओ, तो इथाइन का स्ट्रक्चर तो मैंने बता दिया आपको क्या होगा। इथाइन का स्ट्रक्चर, इथाइन का स्ट्रक्चर पहले तो इथाइन मतलब कितना कार्बन, एथ मतलब 2 कार्बन, और वाई एन ई मतलब डबल करके -2, 2 का डबल करेंगे तो 4 आएगा, 4 आएगा, और -2 करेंगे तो 2 आएगा, C2H2। अभी 2 कार्बन है, 2 कार्बन बना दिए, और 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन भी बना दिए, एक कार्बन में एक बॉन्ड बना और 3 और बॉन्ड बन जाएगा, तो हो गया। पर ये तो बॉन्ड स्ट्रक्चर हुआ ना। अगर यहीं पर आ गया एग्जाम में क्वेश्चन कि लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ गया, तो एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, तो आप बोलोगे एक कार्बन, कार्बन में आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितने इलेक्ट्रॉन होता है टोटल, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। 3 इलेक्ट्रॉन इस साइड बनाएंगे, बता रहे हैं क्यों, 3 इलेक्ट्रॉन इधर बनाए, 1 इलेक्ट्रॉन इधर बनाए, क्योंकि इधर हाइड्रोजन होगा और इधर हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर फिर 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के लिए, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के लिए। हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन करता है, डबलेट कंप्लीट करता है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन डबलेट कंप्लीट किया। कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन अपने बगल वाले से लेता है और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का लेता है। आप देख सकते हो ये कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, और ये वाला भी कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा अपने बगल वाले से 3 लेकर के, और इधर से 2 हाइड्रोजन मतलब एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेकर के। समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अंदर में आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन अंदर में आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाता है। हमने हाइड्रोकार्बन में बात कर लिया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब हम लोग बात करेंगे साइक्लो कंपाउंड का। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड तो बात कर लिए, अब हम लोग बात करेंगे साइक्लो कंपाउंड का, साइक्लिक कंपाउंड का। याद रखिएगा जब भी हम लोग साइक्लो या साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं मतलब क्लोज्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्लोज्ड के बारे में। और वहां पर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का जनरल फार्मूला फॉलो नहीं करता है। मतलब अल्कीन का जो फार्मूला CnH2n+2 बोले वो नहीं फॉलो करता, CnH2n नहीं फॉलो करता अल्कीन का, और अल्काइन का CnH2n-2 नहीं फॉलो करता। अल्काइन का था ना CnH2n-2, ये फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर क्या फॉलो करता है, यहाँ पर मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक एग्जांपल लेकर के यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला साइक्लोहेक्सेन, क्या कर रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो मतलब क्लोज्ड, तो सबसे पहले हमने साइक्लो लिख लिया, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, हेक्सेन, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, हेक्सेन। आप यहाँ पे देख सकते हो साइक्लो हेक्सेन। आप बोलोगे यहाँ तो अल्केन है, पर अल्केन है, अल्केन स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन वाला अल्केन नहीं है, यहाँ पर साइक्लो मतलब क्लोज वाला है अल्केन। तो सबसे पहले 6 कार्बन क्लोज में लेंगे, कितना लेंगे, 6 कार्बन क्लोज मिलेंगे। याद रखिएगा इस बात को, 6 कार्बन क्लोज मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब बताओ कितना कार्बन है, आप बोलोगे हाँ सर 6 कार्बन है। अब 6 कार्बन, एक कार्बन में कितना बॉन्ड बना हुआ है बताइएगा, तो आप बोलोगे सर एक कार्बन में तो 2 बॉन्ड बना हुआ है, तो 2 और बॉन्ड बनाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पे बनाएंगे, एक यहाँ पर, मतलब हर कार्बन में 2 बॉन्ड बना हुआ है, 2 और बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि टोटल 4 बॉन्ड होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। अब आप बताओ कितना कार्बन है, आप बोलोगे 6 कार्बन है। कितना हाइड्रोजन है, आप बोलोगे 12 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या डबल करके +2 किया, नहीं किया, ये साइक्लो है इसलिए बार बार बता रहे हैं। इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन। सबसे पहले कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ लेते हैं, फिर उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन जितना रहता है उसको फिट करते हैं, फिर देखते हैं कार्बन की टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन की तरफ 4 बॉन्ड। हमेशा ये चीज देखना है कार्बन में 4 बॉन्ड फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आपका साइक्लो क्या था, हेक्सेन। अब क्या बनाने जा रहे हैं, साइक्लोहेक्सीन। याद रखिएगा अब क्या बनाने जा रहे हैं, साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन का ही नाम है बेंजीन, ये भी याद रखिएगा, जो बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। साइक्लोहेक्सीन, अब इसका नाम साइक्लोहेक्सीन ना बोल करके साइक्लोहेक्स 1,3,5 इन भी बोल सकते हैं। बताएंगे क्यों, ये नोमेनक्लेचर जब बताएंगे ना तो उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी आप ऐसे समझिए इसको, साइक्लो 1,3,1,3,5 हेक्सीन बोलने से बेहतर है आप डायरेक्टली इसको ऐसे करके आएगा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाइए। किसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोल रहा है, बेंजीन। याद रखिएगा इस बात को, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलेगा। तो बेंजीन में क्या होता है, याद रखिएगा 6 कार्बन होता है। तो हमने यहाँ पे पहले भी 6 कार्बन बनाया, क्लोज में होता है, तो यहाँ पे क्लोज में 6 कार्बन बना रहे। तो आप लोग अभी तो साइक्लोहेक्सेन बनाए थे उसमें भी क्लोज लिए थे, ठीक है, बिल्कुल क्लोज लिया होगा आपने, वो नहीं बोल रहे। पर बेंजीन में ना 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन होता है, 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन होता है। तो अभी यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पे फिट करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ फिट करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पे फिट करेंगे, फिर यहाँ पे फिट कर रहे हैं, यहाँ पे फिट कर रहे हैं। अब आप बताइए कि 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन फिट कर दिए, पर क्या एक कार्बन जो यहाँ पे कार्बन है वहां पे कितना बॉन्ड है, तो आप बोलोगे एक बॉन्ड ऊपर में, एक नीचे में और एक इधर, 3 बॉन्ड है। मतलब यहाँ पर 4 बॉन्ड चाहिए, तो एक बॉन्ड दिए, यहाँ पर एक बॉन्ड दिए, तो 4 बॉन्ड बन गया। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। फिर आप बताइए ये कार्बन में कितना बॉन्ड है, बोलेंगे ये कार्बन में तो 4 बॉन्ड है, आपको दिखना चाहिए चारों बॉन्ड। एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 4 बॉन्ड बन गया। फिर ये कार्बन में कितना बॉन्ड है, बोलोगे एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड होगा, मतलब अल्टरनेट में डबल बॉन्ड आ रहा है। समझ में आ रहा है, अल्टरनेट में डबल बॉन्ड आ रहा है, इसको कहते हैं बेंजीन। अब इसका नाम बोलोगे, जहां भी कार्बन से नाम स्टार्ट करते हैं, जैसे ये एक कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4, ये 5 और ये 6, तो कहां पर आ रहा है, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड आया, फिर थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड आया, फिर फिफ्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड आया, इससे इसका नाम पड़ेगा साइक्लोहेक्स। हेक्स मतलब 6 कार्बन, फिर डैश दे करके 1,3,5, वो बात बताएंगे, ठीक है। समझ में आया, साइक्लोहेक्स 1,3,5 इन मतलब 135 पर इन लगा हुआ है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
यहाँ पर आप देख सकते हो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही रहेगा, एक और सा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। क्या हो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। याद रखना सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। यहाँ पर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों डिफरेंट होगा, केमिकल भी और फिजिकल, केमिकल और फिजिकल दोनों क्या होगा? डिफरेंट होगा। समझ में आया? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों डिफरेंट होगा, उसको कहते हैं आइसोमर्स, और इसी फेनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन होगा तो आप पूछ सकते हो कमेंट में भी। हम लोग आज जो पढ़ेंगे और जो आपके सिलेबस में है वो स्ट्रक्चर आइसोमर्स है, मतलब फॉर्मूला तो सेम है पर उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल दिखलाते हैं, रुको चेंज कर देते हैं कलर पहले। आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, यहाँ पर बोलेगा कि बताओ ब्यूटेन का कितना स्ट्रक्चर आइसोमर्स है। ये क्वेश्चन आया है, आता है और आ सकता है। ब्यूटेन नहीं आएगा, पेंटेन आएगा, पेंटेन नहीं आएगा, हेक्सेन आएगा। आपको मैं एक ट्रिक बता दूंगा जिससे आप आइसोमर्स बना सकते हो। यहाँ पर ब्यूटेन बोल रहा है, सबसे पहले ब्यूटेन का फॉर्मूला यहाँ पर लिख लो। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4, दुगना करेंगे 8 प्लस 2 C4H10, मतलब 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन तो सबसे पहले नॉर्मली 4 कार्बन बना देंगे। 4 कार्बन बनाए तो 10 हाइड्रोजन है, तो 10 हाइड्रोजन दे देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है। जैसे हाइड्रोजन नहीं लिख रहे समझ जाना, जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे हाइड्रोजन होता है। ठीक है, जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पर हाइड्रोजन होता है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, मतलब ये नॉर्मली ब्यूटेन है, इसमें आपका कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। अब ब्यूटेन 4 है, 4 ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन वाला ब्यूटेन बन गया। अब तो 4 कार्बन से कुछ नहीं बन सकता है, क्योंकि 4 कार्बन से बनाने के बाद और कोई एक्स्ट्रा कार्बन बचता नहीं है, इसीलिए 3 कार्बन आपस में पहले अटैच कर देंगे। 3 कार्बन अटैच करने के बाद 1 कार्बन बच गया, क्योंकि पहले ब्यूटेन से देख लेंगे कितना बनेगा। ब्यूटेन तो 4 अटैच हो गया, उसके बाद ब्रांच कुछ बचा ही नहीं है। और देखा जाए तो जब 3 कार्बन से बना रहे हैं, प्रोपेन बना रहे हैं, तो 1 कार्बन बच गया, तो 1 कार्बन बच गया तो यहाँ पे डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे डालने पे क्या होगा? यहाँ पे डालने पे ये हुआ कि आपका यहाँ पर देखिए, याद रखिएगा इस बात को कि कार्बन में 1 बॉन्ड बना हुआ है तो 3 हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर 3 बॉन्ड है तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। ये आप देख सकते हो। अब बताओ कितना हाइड्रोजन है? आप काउंट करोगे तो 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर 4 5 6 7, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो कार्बन है वहां पर आपको बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा। ये दिख रहा है आपको? समझ में आ रहा है? तो आपको मालूम चला कि पैरेंट चेन क्या है। पैरेंट चेन बोले तो 3 कार्बन है और दूसरे पर क्या लगा हुआ है? दूसरे पर अल्काइल लगा हुआ है। ये सब हम लोग आएंगे, आप लोग पहले ही पढ़े होंगे। तो दूसरे पर अल्काइल लगा हुआ है, मतलब इसको बोल सकते हैं 2 पर क्या लगा हुआ है? मिथाइल। और नाम क्या है? पैरेंट चेन क्या है? प्रोपेन, मतलब 3 कार्बन वाले को प्रोपेन बोलते हैं और मिथाइल। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि मिथाइल क्या हुआ? मीथेन तो सुने, मीथीन सुने और मिथाइन सुने, पर ये मिथाइल कहां से आया? मिथाइल आता है आर डिनोट होता है, आर होता है अल्काइल। ये अल्काइल क्या होता है? जैसे CH4 है ना, उसमें से 1 हाइड्रोजन हटा देंगे तो CH3 हो जाएगा। जैसे 1 कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन हटा देंगे ना तो ये 3 हाइड्रोजन है और एक खाली स्पेस बच जाएगा, मतलब इसमें कुछ अटैच्ड हो सकता है, इसीलिए उसको बोलते हैं अल्काइल। क्या बोलते हैं? अल्काइल। 1 हाइड्रोजन हटाने पर अल्काइल। जैसे CH4 में 1 हाइड्रोजन हटाएंगे तो CH3 हो जाएगा, C2H6 में 1 हाइड्रोजन हटाएंगे तो C2H5 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? C3H7H8 में दुगना करके +2 में 1 हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या होगा? C3H7 हो जाएगा। इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है अल्काइल का, दुगना करके +1। इस बात को याद रखिएगा। क्या करेंगे? डबल कर करके +1, ये अल्काइल का होता है। ये किसका होता है? अल्काइल का होता है। इस बात को याद रखिएगा, बार बार हम बोल रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अल्काइल का कंसेप्ट, अल्काइल आर से डिनोट होता है और क्या होता है? हाइड्रोजन हटाने के बाद बनता है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1। अल्केन में क्या होता है? CnH2n+2। अल्काइल अल्कीन में क्या होता है? CnH2n। और अल्काइन में क्या होता है? -2, CnH2n-2। और अल्काइल में क्या होता है? दुगना करके +1, दुगना करके +1, क्योंकि अल्कीन से 1 हाइड्रोजन कम होता है तो दुगना करके +2 होता है अल्कीन में, 1 हाइड्रोजन कम कर देंगे तो अल्कीन हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए नेक्स्ट आइसोमर्स अगर हम लोग खत्म कर देंगे, पर एक टॉपिक और बचा हुआ है। आइसोमर्स में एक एग्जांपल और बचा हुआ है, क्योंकि अगर आप एक एग्जांपल के साथ आइसोमर्स कीजिएगा फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम लोग क्यों नहीं 6 कार्बन वाला आइसोमर्स बनाते हैं? कितना हो पाएगा 6 कार्बन वाला आइसोमर? जैसे C6H14, सबसे पहले इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है हेक्सेन। क्या नाम है? हेक्सेन। हेक्सेन क्यों? 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, और अल्केन की फैमिली को फॉलो कर रहा है इसलिए इसका नाम पड़ेगा हेक्सेन, 6 कार्बन वाला। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हेक्सेन में कितना आइसोमर्स बनता है ये भी मालूम होना चाहिए आपको, पहले ही से मालूम होना चाहिए। हेक्सेन में टोटल 5 आइसोमर्स बनता है, पर याद करने की जरूरत नहीं है। 5 आइसोमर्स बनता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग फिर कैसे करेंगे बताता हूं, मैं ट्रिक बताता हूं। इससे पहले भी ट्रिक बताया, फिर बताता हूं, डोंट टेक टेंशन। यहाँ पर आप देख सकते हो, जब हम यहाँ पे आइसोमर्स के बारे में आ रहे हैं तो एक एक आइसोमर्स बनाएंगे। सबसे पहले तो नॉर्मल हमेशा बनता है, तो 6 कार्बन का नॉर्मल स्ट्रेट चेन बना लेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल हेक्सेन। यहाँ पर कितना है? 6। और जहां पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, देखिए हर जगह क्या लग रहा है? हाइड्रोजन लग रहा है। इसका नाम है नॉर्मल हेक्सेन। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर सकते हो। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बार बार इस बात को बोला जा रहा है कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और फिर आप देख लो, अगर नॉर्मल हेक्सेन खत्म हो गया तो आप 5 कार्बन वाले से बनाना होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 5 कार्बन कंसीडर करेंगे। कितना कार्बन कंसीडर करेंगे? 5 कार्बन। देखिएगा आपके सामने यहाँ पर 5 कार्बन कंसीडर कर रहे हैं। अब हेक्सेन में अगर 5 कार्बन चला गया तो 1 कार्बन बचा, तो अब वो 1 कार्बन कहाँ लगा सकते हैं? अगर 1 कार्बन हम सेकंड कार्बन पे लगाएंगे तो इसका नाम तो अलग हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ सब हाइड्रोजन लगा, सब जगह क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है। बाकी जहाँ पे कार्बन लगा वहां बता दिए। तो ये कितना पे लग रहा है? दूसरे पर लग रहा है। दूसरे पर क्या लग रहा है? मिथाइल लग रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा
सेकंड पर मिथाइल है तो बोलेंगे 2 2 ऐसे करके डैश दे करके क्या लिखेंगे, मिथाइल, 2 मिथाइल, और क्या नाम है यहाँ पर, पेंटेन। इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल पेंटेन। ध्यान देना, ये हो गया। अब फिर पेंटेन हम बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 कार्बन बना दिए। अब क्या यहाँ पर एक कार्बन सेकंड में लगाए थे, मतलब मिथाइल को जो सेकंड कार्बन पे लगाए थे, क्या मिथाइल और कहीं लग सकता है? आप बोलोगे बिल्कुल लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता है। तीसरे कार्बन पर लगा दीजिए, तो तीसरे कार्बन पर लगा देते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, तीसरे कार्बन पर जब मिथाइल लगाएंगे, CH3 लगा रहे हैं ना, मिथाइल लगाएंगे तो ये क्या हो गया, ये तो पेंटेन ही रहा। और कहाँ पर पेंटेन आया, मिथाइल आया 3 पर आया, तो यहाँ पे 2 मिथाइल पेंटेन था, यहाँ पर क्या होगा 3, और क्या होगा मिथाइल, 3 मिथाइल, और फिर क्या लिखेंगे, पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। तो यहाँ पर 3 आइसोमर्स अभी हम आपके सामने बना चुके हैं। टोटल 5 आइसोमर्स होता है हेक्सेन का, 3 आइसोमर्स बन गया। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। अब मैं इरेज करके फिर 2 आइसोमर्स बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देख लिए हो कि आपका क्या पेंटेन का खत्म हो गया, तो आप पेंटेन से कुछ नहीं बना सकते, क्योंकि सेकंड में भी लगा चुके हो, थर्ड में भी लगा चुके हो। अब क्या करोगे, अब वापस से एक कार्बन नीचे आ जाओगे। एक कार्बन नीचे आने का मतलब, पेंटेन से एक कार्बन नीचे आने का मतलब हो गया हाँ, एक कार्बन नीचे आने से मतलब हो गया ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का 4 कार्बन, टोटल हेक्सेन था तो 4 कार्बन ब्यूटेन का ले लिए, तो 2 कार्बन बच गया, 2 कार्बन बच गया। अब ये 2 कार्बन हम कहां कहां पे ब्रांच में लगा सकते हैं, जिसका नाम बदल बदल करके हम लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर्स इसको बोलते हैं। एक कार्बन अगर हम यहां पे लगा दें और एक कार्बन हम यहां पे लगा दें, बहुत सारे लोग बोलेगा सर एक कार्बन आप लास्ट में यहां क्यों नहीं लगाते हो, यहाँ क्यों नहीं लगाते, वहां नहीं लगा सकते, वहां इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि वो वापस से क्या बन जाएगा, अगर हम इसको ऐसे करके पैरेंट से ले लिए तो ये वापस से पेंटेन बन जाएगा। और अभी हमने बात किया दूसरे कार्बन पर मिथाइल, पेंटेन का नाम हम लोग लिख चुके हैं, इसीलिए लास्ट कार्बन पे कार्बन लगा करके कोई फायदा नहीं है। इस बात को याद रखिएगा, जब ब्यूटेन बनाए तो 2 कार्बन बन गया, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, मतलब यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी CH3। ये कौन सा बन गया, ये ब्यूटेन है। और कहाँ पे बन रहा है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा और ये चौथा, मतलब दूसरे पर मिथाइल लग रहा है और तीसरे पर मिथाइल लग रहा है। समझ में आ रहा है, दूसरे पर मिथाइल लग रहा है और तीसरे पर मिथाइल लग रहा है। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम ये बोल सकते हैं, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। 4 कार्बन वाला का बता दिए। यहाँ पर ब्यूटेन से, क्या ब्यूटेन से और कुछ बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अभी तक 4 आइसोमर्स बताए हैं, एक आइसोमर्स और होता है। और फिर बता रहे हैं यहाँ पे फिर 4 कार्बन लिए, 4 कार्बन का क्या होगा, ब्यूटेन। अभी भी 2 कार्बन मेरे पास बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 2 कार्बन। तो क्यों ना हम दोनों कार्बन जो है दूसरे कार्बन पर लगा दे। ये बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आइसोमर्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा क्या हुआ, ब्यूटेन, पर इसमें दूसरे पर मिथाइल पर और दूसरे पर मिथाइल लग रहा है। यहाँ पर ब्यूटेन बना रहे थे तो दूसरे और तीसरे पर मिथाइल लग रहा था, तो इसका नाम क्या बोले थे, 2,3 और क्या 2,3 पर डाई मिथाइल, याद रखिएगा डाई मिथाइल था यहाँ पे, डाई मिथाइल, और ये क्या है, ब्यूटेन। यहाँ पर 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। समझ आ रहा है, 2,3 यहाँ पर मिथाइल था, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 2,2 डाई मिथाइल। ठीक है, आपको यहाँ पर समझ में आ गया 2,2। यहाँ पर आप बोल सकते हो 2,2 क्या है, डाई मिथाइल। यहाँ पर लिख सकते हो डाई मिथाइल और क्या है, ब्यूटेन, बता दिए। इसी का नाम होता है, याद रखना, नियोहेक्सेन। इसका एक और नाम भी होता है नियोहेक्सेन। पहला वाला हम क्या बताते थे, नॉर्मल हेक्सेन, मतलब हेक्सेन नॉर्मल स्ट्रेट चेन बना दिए थे। दूसरा में क्या किए थे, हेक्सेन से एक कम गए थे और क्या किए थे, पेंटेन लाए थे। और पेंटेन में कहां पर, सेकंड कार्बन पर अल्काइल लगाए थे। याद कीजिएगा, पीछे कर करके भी वीडियो आप देख सकते हो। सेकंड कार्बन पर अल्काइल लगाए थे, मतलब मिथाइल लगाए थे, और उसका नाम क्या बोले थे, 2 पर मिथाइल लगा रहे थे और क्या नाम था, पेंटेन। फिर उसके बाद 3 पर मिथाइल लगाए थे और पेंटेन। फिर उसके बाद पेंटेन को हटा करके 4 कार्बन लिए, यहाँ पर आपके सामने 4 कार्बन लिए, दूसरे पर मिथाइल लगाए और तीसरे पर मिथाइल लगाए, 2,3 डाई मिथाइल, और 4 कार्बन लेकर के दोनों दूसरे पर लगाए। आप लोग यहाँ पे लगाएंगे, वही बात हो जाएगा। जब आप चेंज करोगे, हर एक पॉसिबल देख चुके हैं। 6 कार्बन का अगर आइसोमर्स पूछता है, मतलब हेक्सेन का आइसोमर्स पूछता है, तो टोटल 5 आइसोमर्स होगा। इसके बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप में पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है फंक्शनल ग्रुप क्या है, कोई भी एलिमेंट, याद रखना इस बात को, कार्बन किसी भी अदर एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा, चाहे वो हैलोजन हो, हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या ऑक्सीजन से बना हुआ कोई कंपाउंड, नाइट्रोजन से, तो वो क्या कहलाता है, हेटेरो एटम। क्या कहलाता है, हेटेरो एटम। यही हेटेरो एटम, याद रखना, यही हेटेरो एटम क्या करता है, कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड होता है, एक हाइड्रोजन को हटा करके वही हेटेरो एटम जुटता है। या Cl जुटेगा, या OH जुटेगा, या CHO जुट रहा है, या COOH जुट रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये सब क्या है आपका, या C डबल बॉन्ड O जुट रहा है, ये सब आपका क्या है, कहीं पर अल्कोहल हो जाएगा OH, CHO अल्डिहाइड बोलते हैं, COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, CO को कीटोन बोलते हैं। ये बात समझना जरूरी है। डबल बॉन्ड जुटेगा तो अल्कीन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड जुटेगा तो अल्काइन हो जाएगा। तो यही सर हाइड्रोकार्बन के साथ जब जुटता है, इसकी केमिकल रिएक्टिविटी को बदल देता है। क्यों ना लेंथ बहुत बड़ा हो, जैसे C के साथ लगा हुआ है H, यहाँ पर H लगा हुआ है और यहाँ पर H लगा हुआ है, ये भी अल्कोहल कहलाएगा। और 2 कार्बन या 3 कार्बन के साथ जब OH जुटा रहेगा तो ये भी अल्कोहल कहलाएगा। हाँ, इस अल्कोहल का नाम अलग होगा, इस अल्कोहल का नाम अलग होगा, बट है दोनों अल्कोहल ही, दोनों एक ही सीरीज का आएगा। उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, उसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज। तो एक बात तो समझ में आ गया कि अल्केन से हटाएंगे, अल्केन से क्या हटाएंगे, अल्केन से हम हटा रहे हैं हाइड्रोजन को और जोड़ रहे हैं अदर एटम, हेटेरो एटम। ठीक है, समझ में आ रहा है, उसका लेंथ कुछ भी हो, उसी को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप अगर कोई डिफाइन करे बोलता है एटम या ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, जो कि कार्बन कंपाउंड में जुटता है, उसकी रिएक्टिविटी को बदलता है, उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, जितना भी उसका बड़ा लेंथ हो उससे कोई लेना देना नहीं है। अब हेटेरो एटम में क्या क्या जुटता है, या तो क्लोरीन जुटे या ब्रोमीन जुट रहा है, ये सब हेटेरो एटम। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन वगैरह जुटेगा, ये सब हैलोजेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, हैलोजेंस। याद रखना इस बात को। तो हैलोजेंस को क्या बोलते हैं, हैलो ग्रुप। हैलोजेंस को आप क्या बोल सकते हैं, हैलो ग्रुप बोल सकते हैं। समझ में आया। और हैलो ग्रुप जब जुटता है तो जब नाम इसका लिखते हैं तो इसका नाम लिखेंगे, क्लोरीन जुटेगा तो बोलेंगे क्लोरो, क्या बोलेंगे, क्लोरो। ब्रोमीन जुटेगा तो क्या बोलेंगे, ब्रोमो।
क्या बोलेंगे, ब्रोमो। आयोडीन जुटेगा तो क्या कहेंगे, आयोडो। और फ्लोरीन जुटेगा तो क्या कहेंगे, फ्लोरो। क्या कहेंगे, फ्लोरो। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, इसी का नाम हम यहाँ पे बताएंगे आपको ऐसे। हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन को हटा के अगर क्लोरीन जुड़ गया तो पहले बोलेंगे क्लोरो, और ये पूरा एक मीथेन ही को फॉलो कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन हट करके खाली स्पेस नहीं रहा, उसकी जगह पे कुछ आ गया तो इसका नाम पड़ जाएगा क्लोरो मीथेन या मिथाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या पड़ जाएगा, क्लोरो मीथेन। तो जब आगे लग रहा है तो क्या नाम पड़ जा रहा है, क्लोरो। ब्रोमीन लगता है ब्रोमो, आयोडीन लगता है आयोडो, फ्लोरीन लगता है फ्लोरो, एक कार्बन इसलिए मीथेन, दो कार्बन लगता है क्लोरो इथेन, ऐसा भी होता है। बस समझ आ रहा है, ये तो आपका हो गया हैलोजेंस ग्रुप जुटने का कहानी, ठीक है। अभी अगर हैलोजेंस नहीं जुटा तो क्या जुटेगा, हैलोजेंस नहीं जुटेगा तो ऑक्सीजन जुटेगा। अब ऑक्सीजन से बना हुआ बहुत सारा कंपाउंड होता है। ऑक्सीजन एक एक बारीक बता रहे हैं ताकि जब क्वेश्चन बनाए ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये रिवीजन आपका रहे। ऑक्सीजन से अल्कोहल बन सकता है, ऑक्सीजन से क्या बन सकता है, अल्कोहल। अल्कोहल के बारे में भी हम लोग बात किए। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप मतलब जहां पे हम देखें कि OH लगा हुआ है, हम समझ जाएंगे अल्कोहल के बारे में बात कर रहा है। अल्डिहाइड होता है, अल्कोहल से ऑक्सीजन से ही बना हुआ है। ये अल्डिहाइड भी किससे बना हुआ है, ऑक्सीजन से ही बना हुआ है। तो जब अल्डिहाइड जुटता है तो अल्डिहाइड का क्या रहता है, अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप रहता है CHO। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है, CHO। तो यहाँ पर CHO, इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे। अल्डिहाइड हो गया। अगर अल्डिहाइड नहीं होगा, कीटोन, ये भी ऑक्सीजन से ही बना है, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसमें भी ऑक्सीजन होता है, कीटोन में भी ऑक्सीजन होता है। और कार्बोजाइलिक एसिड, कार्बोजाइलिक एसिड जो होता है उसमें भी ऑक्सीजन होता है, कार्बोजाइलिक एसिड में भी ऑक्सीजन होता है। किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अब कीटोन है, कीटोन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, C डबल बॉन्ड O, इधर से भी R जुड़ता है, इधर से R डैश जुड़ता है। पर ये आपका कीटोन का सिर्फ आप पूछोगे तो कीटोन ये है, कीटोन ये C डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ से रास्ता खुला रहता है, इधर से भी कुछ ज्वाइन कर सकते हैं और इधर से भी कुछ ज्वाइन कर सकते हैं, समझ में। और कार्बोजाइलिक एसिड मतलब एसिड का ग्रुप जुटा हुआ है, COOH, COOH, यहाँ पे दिख रहा है COOH, और इधर से आपको क्या जुटेगा, इस तरफ से अल्काइल जुटेगा। तो आपको मालूम चल गया हैलोजन, आपको मालूम चल गया अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोजाइलिक एसिड के बारे में मालूम चल गया, ठीक है। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग बात किए। फिर उसके बाद हम लोग होमोलोगस सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो होमोलोगस सीरीज के बारे में बोल रहा है। देखो एक तरह की फैमिली को फॉलो, जैसे हम बोले अल्केन की फैमिली को फॉलो कर रहा है, तो अल्केन का पहला कंपाउंड का नाम क्या होगा, CHO, दूसरा C2H6, तीसरा C3 डबल करके +2, फिर क्या करेंगे, डबल करके +2, फिर क्या करेंगे, डबल करके +2। ये बात समझ में आ रहा है। पहले वाले का नाम मीथेन, फिर इथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन, दिख रहा है। और भी आगे बढ़ते जाओ, ये सब क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, अल्केन की फंक्शनल ग्रुप है। अगर हम इसको ऐसे करें CH3OH तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये अल्कोहल है। अल्कोहल के लास्ट में वो फंक्शनल नॉमेनक्लेचर बात करेंगे तो उसमें अच्छा से बात करेंगे। ऐसे हम बता दें अल्कोहल के लास्ट में ओल जुड़ता है, OL, ओल। तो कितना कार्बन का ओल है, तो कितने कार्बन का अल्कोहल है, तो आप लोग एक कार्बन का अल्कोहल है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, मिथानॉल। मीथेन में ई हटा के ओल जोड़ देंगे, मिथानॉल। समझ में आ रहा है कि नहीं, मीथेन में ई हटा करके ओल जोड़ देंगे, मिथानॉल। समझ में आ रही है ये बात, कोई दिक्कत है नहीं। अगर एक कार्बन वाला है तो CH3OH, अगर दो कार्बन वाला रहेगा तो C2H5OH, अगर तीन कार्बन वाला रहेगा तो C3H7OH। ये चीज दिख रहा है, CH3 ये अल्काइल है, C2H5 ये अल्काइल है, और यहाँ पे C3H7 ये अल्काइल है। इसका मतलब अल्काइल हम पहले बोल दिए डबल करके +1, फिर नेक्स्ट अल्काइल क्या लिखेंगे, C4 डबल करके +1 9, और फंक्शनल ग्रुप OH। ये आपका क्या हो जाएगा, अल्कोहल का होमोलोगस सीरीज, ठीक है। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होता है सब अल्कोहल का, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। हाँ, टू सक्सेसिव मेंबर के बीच में आप देख सकते हो इन दोनों सक्सेसिव मेंबर के बीच में कितना क्या डिफरेंस है। आप बोलोगे अच्छा इन दोनों के बीच में डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है एक कार्बन का, यहाँ पे एक कार्बन यहाँ दो है, मतलब एक कार्बन का डिफरेंस, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6, और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस, मतलब CH2 का डिफरेंस है। और हर होमोलोगस सीरीज के बीच में दो सक्सेसिव मेंबर के बीच में CH2 ग्रुप से वैरी करता है। जितना भी ऑल द मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज रिप्रेजेंटेड सेम जनरल फार्मूला, और सेम जनरल फार्मूला CH2 ग्रुप से वेरी करता है। और एक कार्बन का मास 12 यूनिट होता है, और एक हाइड्रोजन का 1, दो हाइड्रोजन का 2, मतलब 14 यूनिट मास से वेरी करता है, 14 यूनिट मास से वेरी करता है, और एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का वेरिएशन होता है। होमोलोगस सीरीज का ये प्रॉपर्टी, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हमने बात किया होमोलोगस का। जैसे जैसे मास CH2 ग्रुप बढ़ रहा है, जैसे एक पहला वाला में दूसरे वाले में, तो इसमें भी देख सकते हो आप, इसमें भी देख सकते हो CH3OH में और C2H5OH में देखा जाए तो एक कार्बन है, और यहाँ पर OH है, यहाँ पर भी OH है, 3 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हो हर होमोलोगस सीरीज में दो कंसेक्यूटिव में CH2 ग्रुप से डिफर वेरी करता है। CH2 ग्रुप मतलब 14 यूनिट से वेरी करता है। इसका मतलब मास बढ़ते जा रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से फिजिकल प्रॉपर्टीज बढ़ता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होता बढ़ता है, मतलब चेंज होता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमने बात कर लिया होमोलोगस सीरीज के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग आ रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। अभी हम नोमेनक्लेचर आपको इतना बता रहे हैं जो सफिशिएंट है 10th के लिए, बट मैं एक अलग लेक्चर निकालूंगा नोमेनक्लेचर का। नोमेनक्लेचर का अलग इसलिए निकालूंगा, थोड़ा एज दूंगा, थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊंगा उसमें। इसमें नहीं बता रहा हूं, थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊंगा, इसलिए एक्स्ट्रा बताऊंगा क्योंकि एक्स्ट्रा बताना इसलिए जरूरी हो जाता है, नहीं पढ़ता हूँ एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा कुछ पूछ लेगा, जैसे सिलेबस के अंदर ही नोमेनक्लेचर कुछ एक्स्ट्रा पूछ लेगा तो आप लोगों कि नहीं पढ़ाए थे, इसलिए पहले नॉर्मल बता रहे हैं जो 10th के लिए होता है, और थोड़ा सा एज दूंगा अलग से वीडियो नोमेनक्लेचर को बना करके। सबसे पहले अगर कार्बन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर जानना है तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि सबसे पहले आपको मालूम करना पड़ेगा कार्बन का नंबर काउंट करो, उस कंपाउंड में कितना कार्बन है, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर एक कार्बन है तो उसको बोलते हैं मेथ, क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं, इस बात को मैं बता दिया। दो कार्बन है तो उसको क्या बोलते हैं, एथ, ETH, एथ। अगर तीन कार्बन है तो उसको बोलते हैं प्रोप, याद रखना इस बात को, मुझे याद है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक,
अंडेक, डोडेक, इकोस, समझ आ रहा है? 4 कार्बन है तो उसको क्या कहते हैं? ब्यूट। ये सब बात आपको बताना जरूरी है। 5 कार्बन आपको मालूम होगा पहले से, पर तब भी रिवाइज करवा रहे हैं। 5 कार्बन वाले को पेंट बोलते हैं, 5 कार्बन वाले को पेंट बोलते हैं, ठीक है? 6 वाले को हेक्स कहते हैं, 7 वाले को हेप्ट कहते हैं। याद रखना ये सब बात। 6 वाले को हेक्स बोलते हैं, उसी तरह हेप्ट हो गया। फिर ऑक्ट होता है 8 वाले को, 9 को नॉन बोलते हैं, 10 को डेक बोलते हैं। कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, वो कंपाउंड से आपको पता चल जाएगा कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में एन लगाएंगे, ANE। अगर डबल बॉन्ड है तो लास्ट में ENE लगाएंगे। आपको लग रहा है बहुत इजी चीज बता रहा है, ये सब बेसिक है, पहले सुन लो। इसके बाद फिर आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, अच्छे लेवल का क्वेश्चन, जिससे आपको कंसेप्ट खुलेगा, ठीक है? रूट वर्ड है, एन इन सब रूट वर्ड है, ठीक है? ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो YNE, आइन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डबल ट्रिपल सब समझ में आ रहा है। अगर आपको हम एक फॉर्म बताएंगे, बोलेंगे कि इसका नाम बताओ, CH3 CH2, CH2 हटा देता हूं, एक मिनट, जो CH3 CH रखता हूं, हाँ CH3 CH, और यहां पर दे देता हूं CH2। अब आप बताओ कि इसका क्या नाम होगा? तो सबसे पहले आप कुछ मत करो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, दिख गया आपको कितना कार्बन है? तो आप बोलोगे 3 कार्बन है। कितना हाइड्रोजन? 3 और 1 4 और 2 6, 6 हाइड्रोजन है। तो आप देख लो किसके फॉर्मुला को फॉलो कर रहा है? डबल कर रहा है, मतलब अल्कीन की फॉर्मुला को फॉलो कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोपीन। क्या बोलेंगे? प्रोपीन। लास्ट में ENE जोड़ेंगे। 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? प्रोप, और डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं? इन। तो क्या हो जाएगा? प्रोपीन। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? नहीं। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहा उस कंपाउंड में, तो अल्केन अल्कीन अल्काइन का बता रहे थे, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहा उस कंपाउंड में, तो याद रखिएगा कि वो फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है या सफिक्स की तरह काम कर रहा है। अब आप लोग प्रीफिक्स की तरह या सफिक्स की तरह, बता रहा हूं, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो मैं आपको क्या बताता था, या तो वो प्रीफिक्स की तरह काम करेगा या तो सफिक्स की तरह। आपको अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था हैलोजेंस के बारे में। आप बोले हाँ, हैलोजेंस के बारे में बताए थे। हैलोजेंस किसके आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बोले थे फ्लोरीन, क्लोरीन बोले थे, ठीक है? तो हैलोजेंस जो है वो प्रीफिक्स की तरह काम करता है। प्रीफिक्स बोले तो आगे लगता है। हैलोजेंस किस तरह काम करता है? प्रीफिक्स की तरह काम करता है। और प्रीफिक्स बोले तो आगे लगता है, आगे लगता है, इसलिए क्लोरीन लगा रहेगा तो क्या पढ़ते थे? क्लोरो। ब्रोमीन लगा रहता है तो क्या पढ़ते थे? ब्रोमो। याद रखिएगा इसको, ठीक है? इस चीज को याद रखिएगा। हाँ, बी जो है स्मॉल बी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? क्या लिखेंगे? ब्रोमो, ब्रोमो, ठीक है? क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो। अब एक आपको एग्जांपल भी मैंने दिया था पिछली बार, और फिर मैं एग्जांपल दे रहा हूं। 2 कार्बन है, 2 कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? ब्रोमीन लगा रहे हैं। इधर क्या लगाएंगे? ब्रोमीन लगाएंगे। मान लो यहाँ पे लगा रहे हैं ब्रोमीन, और हर जगह हाइड्रोजन है जहां पर स्पेस है। बताओ इसका नाम क्या होगा? तो सबसे पहले बोलोगे ब्रोमीन है, मतलब हैलोजन से, हैलोजन से तो प्रीफिक्स की तरह काम करेंगे, और ब्रोमीन को एज अ ब्रोमो बोलते हैं। और 2 कार्बन वाला है, 2 कार्बन वाले को एथ बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन बोलेंगे। इथेन तो बोलेंगे ब्रोमो इथेन। क्या बोलेंगे? ब्रोमो इथेन। ये बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? नहीं, क्योंकि ये हैलोजन से हैलोजन प्रीफिक्स की तरह ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो की तरह काम करता है। अगर अल्कोहल लगा रहा, आप बोलोगे कैसे पहचानेंगे कि अल्कोहल है? अल्कोहल का अभी फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताए थे कि OH लगा रहेगा, अल्कोहल में OH लगा रहेगा, तो उसमें हम लोग सफिक्स ऐड करते हैं। सफिक्स मतलब बाद में। सफिक्स क्या ऐड करेंगे? ओल। क्या ऐड करेंगे? ओल। जैसे बोलते हैं मिथानॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, बोले ना ये बात? तो बोलते हाँ, ये बात तो बताए थे। एक मिनट रुक जाएगा, कलर चेंज कर दिया। हाँ, तो अभी यहाँ पे बोल रहे हैं, जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पे बोलेगा CH3 CH2 एंड CH2OH। इसी चीज को अगर हम खोल करके लिखें तो एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा दिए, उसके बगल में कार्बन है, ऊपर में हाइड्रोजन, नीचे में हाइड्रोजन लगा दिए, उसके बगल में फिर कार्बन है, 2 हाइड्रोजन ऊपर नीचे लगा दिए, उसके बगल में ऑक्सीजन, उसके बगल में हाइड्रोजन है। अब बताओ यहाँ पर क्या लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप? तो आप बोलोगे OH लगा हुआ है। कितने कार्बन के साथ OH लगा हुआ है? तो आप बोलोगे 3 कार्बन के साथ OH लगा हुआ है। OH बोले तो अल्कोहल, तुरंत OH देख करके पहचान लेना अल्कोहल। अल्कोहल कैसे काम करता है? सफिक्स के तौर पर। तो क्या लगेगा? ओल लगेगा। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? 3 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे? सफिक्स की तरह, मतलब लास्ट में लगता है। 3 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे? प्रोपेन। पर प्रोपेन से क्या करेंगे? ई हटा देंगे। प्रोपेन से क्या करेंगे? ई हटा देंगे, और क्या लिख देंगे? प्रोपानॉल। ई हटाने के बाद ऑल, प्रोपानॉल। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? ई हटाएंगे प्रोपानॉल। ये आपका हो गया हाइड्रोजन, ये आपका हो गया अल्कोहल। ठीक इसी तरीके से क्या होता है? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में भी क्या लगाते हैं? सफिक्स या प्रीफिक्स? बताओ जल्दी। अल्डिहाइड में भी सफिक्स लगाते हैं। और अल्डिहाइड में क्या सफिक्स लगाएंगे? देखिए यहाँ पे लिखते रहे अल्डिहाइड। क्या है? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड नाम है, और इसमें क्या करते हैं? सफिक्स की तरह काम करते हैं। सफिक्स मतलब लास्ट में लगता है, और सफिक्स लास्ट में क्या लगेगा? अल। उसमें क्या लगता है? ओल। इसमें क्या लगेगा? अल। अब यहाँ पर अगर तुमको कोई बोल देगा कि बताओ मिथानॉल, बोलेगा इथानॉल बनाओ। इथानॉल, इथानॉल, इथानॉल मतलब 2 कार्बन। तो यहां पर इंपॉर्टेंट है, इस कंसेप्ट को याद रखना कि एक हाइड्रोजन, एक कार्बन तो बना दिए, दूसरा कार्बन जो है वो फंक्शनल ग्रुप का, अल्डिहाइड का, एक मिनट बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO। याद रखें इस बात को, CHO। मान लीजिए CHO है, ठीक है? एक तरफ से हाइड्रोजन, एक तरफ से ऑक्सीजन लगा हुआ CHO है। अब यहां पर अगर ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, और ये ऑक्सीजन है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, पर इसका भी कार्बन काउंट होगा, इसका भी कार्बन काउंट होगा। ये मत बोला कि एक ही कार्बन है, अल्काइल है, तो इसका नाम मिथानल है। क्या? मिथानल नहीं है, इसका नाम क्या होगा? इथानल। याद रखिएगा, इसका नाम क्या होगा? इथानल। बार बार बोले, कंफ्यूज मत करना, इथानल ना कि मिथानल। तो आप बोलोगे फिर मिथानल क्या होगा? मिथानल में भी अल्डिहाइड तो लगेगा ही, वहां लगेगा, पर यहाँ इसके बगल में अगर हम दे दें कार्बन, तो 2 कार्बन हो जाएगा, इसीलिए H लगता है। इसका नाम है मिथानल, ठीक है? एक कार्बन वाला अल्डिहाइड, और वो कार्बन फंक्शनल ग्रुप। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है वो कार्बन पैरेंट चेन में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस कार्बन को फंक्शनल ग्रुप का कार्बन को पैरेंट चेन में इंक्लूड किया, इसलिए नाम इसका इथानल लगा। अल्डिहाइड में लास्ट में अल लगता है, इथानल। यहाँ पर क्या होगा? मिथानल। समझ में आ रहा है? ये अल्डिहाइड का कहानी था। अल्डिहाइड और अल्कोहल का कहानी समझ गए हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे? कीटोन की कहानी को समझेंगे। किसको समझेंगे? कीटोन की कहानी को समझेंगे। देखिए अल्डिहाइड ये सब समझ चुके हैं, तो अब कीटोन समझते हैं, ठीक है? वेट, लेट मी रेस दिस।
ठीक है, यहाँ से समझ आ गया। फिर जब हम लोग कीटोन बात करेंगे, और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप हम पहले भी बात कर चुके हैं, पर कीटोन भी किस तरह काम करता है, सफिक्स, मतलब उसमें भी जब नाम लिखते हैं तो लास्ट में लगता है। अब बोलोगे सफिक्स क्या लगेगा, कीटोन में ओन लगता है, ओ एन ई, इसको वन मत पढ़ देना, ओन लगता है, ठीक है, ओन। अभी यहाँ पर कीटोन का स्ट्रक्चर पहले ही बता दिए, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर से भी जुड़ता है और इस दोनों तरफ से जुड़ता है, ठीक है। अगर मान लो हम यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ डालें यहाँ पर, और इधर इधर हम जोड़े CH3, और इधर भी हम जोड़े CH3। अब बताओ अगर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को ऐड कर लें तो कितना होगा, बोलोगे 3 कार्बन होगा। कितना कार्बन होगा, 3 कार्बन। पैरेंट चेन में एज अ पैरेंट चेन 3 कार्बन होगा, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, 3 कार्बन हुआ। बात अलग है, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेन से ही बना है, ये बात तो कंफर्म है, प्रोपेन से ही बना है, पर लास्ट पे क्या जोड़ते हैं, ओन, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, प्रोपानोन। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या करेंगे, प्रोपेन लिखेंगे, ई हटाएंगे, प्रोपेन लिखेंगे, प्रोपेन में ई हटा करके ओन लिख देंगे, इसका नाम हो जाएगा प्रोपानोन। समझ में आ रहा है, प्रोपानोन। कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद कार्बोजाइलिक एसिड। कार्बोजाइलिक एसिड जो होता है उसमें भी सफिक्स लगाते हैं। कार्बोजाइलिक एसिड में क्या कहते हैं, कार्बोजाइलिक एसिड में सफिक्स लगाते हैं। सफिक्स क्या रहता है कार्बोजाइलिक एसिड का, ओइक। ओइक याद रखना, OIC, OIC नहीं बोलते हैं, ओइक। और ओइक के साथ क्या लगाते हैं, एसिड, ओइक एसिड। समझ आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बोजाइलिक एसिड, अभी अगर हम एक कार्बन दे रहे हैं, एक कार्बन में यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे कार्बन दे रहे हैं डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, यहाँ पर H, दिख रहा है, यही कार्बोजाइलिक एसिड का स्ट्रक्चर था, COOH। एक मिनट सॉरी, COOH। यहाँ पर आप देख सकते हो COOH, यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या आपका हो गया, कार्बोजाइलिक एसिड। यहाँ पर ये क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप कार्बोजाइलिक एसिड, पर ये कार्बन और भी आ गया तो यहाँ पे टोटल 2 कार्बन आ गया, इसीलिए इसका नाम पड़ेगा इथानोइक एसिड। क्या नाम पड़ेगा, इथानोइक एसिड, याद रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर आप बोलेगा सर ठीक है इथानोइक एसिड तो समझ गए, अगर आपको कोई बोलेगा मिथानोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो एक का फंक्शनल ग्रुप तो होना जरूरी है, तभी ना एसिड कहलाएगा। ये क्या हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप के COOH, और यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे, क्योंकि एक ही कार्बन चाहिए जो कि फंक्शनल ग्रुप में मौजूद है, इसलिए इसका क्या नाम पड़ेगा, HCOOH। इसको क्या लिखते हैं, HCOOH। इसका नाम है मिथानोइक एसिड, IUPAC नेम, और इसी का कभी कभी नाम आ जाता है, कॉमन नेम पूछ देता है। तो ये एक कार्बन वाला एसिड है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ये फॉर्म में रहता है, इसलिए नाम इसका क्या पड़ जाएगा, फॉर्मिक एसिड। क्या नाम पड़ जाएगा, फॉर्मिक एसिड। समझ में आ रहा है, इसका नाम पड़ जाएगा फॉर्मिक एसिड। क्या नाम पड़ जाएगा, फॉर्मिक एसिड। और यही CH3COOH रहता, CH3COOH, मतलब इसके बारे में बात कर रही है। देखो 2 कार्बन और एसिड है, यहाँ पे देखो 2 कार्बन और एसिड है, तो इसका नाम यहाँ पे क्या था, इथानोइक एसिड, पर इसका एक और नाम क्या है, एसिटिक एसिड। समझ में आया, पहले कार्बन, एक कार्बन मिथानोइक एसिड का कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, और 2 कार्बन वाला इथानोइक एसिड का कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। बस समझ आ रहा है। उसी तरीके से फॉर्मल्डिहाइड होता था, अगर अल्डिहाइड रहता, एक कार्बन वाला अल्डिहाइड, HCHO, CHO मतलब अल्डिहाइड, और हाइड्रोजन लगा हुआ है, अल्डिहाइड, एक कार्बन का अल्डिहाइड, इसका नाम है मिथानल। मिथानल IUPAC नेम। अगर कॉमन नेम पूछोगे तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, इसका फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म में रहता है, तो अल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डिहाइड, अगर एसिड रहता है तो फॉर्मिक एसिड। और अगर CH3CHO अगर कोई नाम पूछ देगा तो 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड है, तो इसका नाम है इथानल। और अगर इसका कोई कॉमन नेम पूछे तो एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड होता था, एसिटल्डिहाइड। ये बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। अगर कीटोन में बनाना है तो कीटोन याद रखिएगा कि दोनों तरफ अल्काइल जुड़ता है कीटोन में, इसीलिए कंपलसरी इधर भी अल्काइल देकर के ही बात किया जाता है, ठीक है। इसीलिए पहला कीटोन का जो नाम है वो प्रोपानोन बोलते हैं, ठीक है, प्रोपानोन बोलते हैं। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा देते हैं, पर ऐसे क्वेश्चन का सीरीज हम अलग से निकालें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपसे कोई नाम पूछ देगा, बताओ C2H6 का नाम पहले बोल दिए, 2 कार्बन है, डबल करके +2 कर रहे हैं, अल्केन की फैमिली है, और 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, इथेन। यहाँ पे अगर कोई आपसे नाम पूछेगा CH3OH, ऐसा भी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। एक कार्बन है, अल्कोहल है, एक कार्बन वाले अल्कोहल को मीथेन, और लास्ट में अल्कोहल में सफिक्स जोड़ते हैं ओल, मिथानोल। मिथानोल समझ आ रहा है कि नहीं। अगर कोई HCOOH डाल देगा तो पहले बोलेंगे COOH एसिड है, और एक कार्बन वाला एसिड यहाँ हाइड्रोजन है, एक कार्बन वाला एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन वाला मिथानोइक एसिड। एक कार्बन वाले एसिड को क्या बोलेंगे, मिथानोइक एसिड। इसी का नाम क्या था, फॉर्मिक एसिड, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर बोलेगा इसका बताओ होमोलोगस सीरीज, आगे का 2 और होमोलोगस सीरीज बताओ, तो एक कार्बन ऐड करेंगे CH3COOH, फिर 2 कार्बन ऐड करेंगे C2H5COOH, और बोलेगा तो आगे करेंगे C3H7COOH। समझ आ रहा है। इसमें बोलेगा तो C2H5OH, C3H7OH, C3H8, C4H10। ये बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके पूछ सकता है, ठीक है। अगर आपको बोलेगा कि आइडेंटिफाई करो कौन सा फंक्शनल ग्रुप, तो कर लो कि आइडेंटिफाई, हमेशा याद रखना, आइडेंटिफाई कर लेना, नाम भी बता सकते हो, नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन से हम दे देते हैं, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन में डबल बॉन्ड O लगाए हुए, मान लो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, चलो ठीक है, ऐसे मान लिया। यहाँ पे बचा हुआ जगह में हाइड्रोजन है, बचा हुआ जगह में क्या है, हाइड्रोजन है। नाम बताओ इसका, तुम बोलोगे कि 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, चलो ठीक है 5 कार्बन है। तीसरे कार्बन पे क्या लगा, C डबल बॉन्ड O, मतलब कीटोन लगा हुआ है, 5 कार्बन, तीसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है, कीटोन। कीटोन में क्या जोड़ते हैं, ओन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पेंट। और पेंट कितना पे ओन है, तीसरे पर ओन है ना, तो सिर्फ पेंट ओन बोल सकते थे, याद रखा, पेंटेन में ई हटा के ओन जोड़ सकते थे, पर यहाँ पे लास्ट कार्बन में ओन नहीं ना है, यहाँ पे तीसरे में ओन है, इसलिए बोलेंगे पेंट डैश देंगे 3 लिखेंगे, डैश देंगे, लिखेंगे ओन, पेंट 3 ओन। बात समझ में आ रहा है। मान लो ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड दिया हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड देकर के फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है, एक मिनट रुको, ऐसे करके दिया हुआ है, देखा यहाँ पे डबल बॉन्ड देकर के यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है, बाकी हाइड्रोजन लगा देना जहाँ पे जरूरत होगा। अब बताओ ये कितने कार्बन का है, तो बोलोगे 4 कार्बन का। डबल बॉन्ड कहाँ पर है, तो बोलोगे दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड, इधर से काउंट करो, उधर से काउंट उधर ही से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है, जिधर से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ता है, ठीक है। उसमें नोमेनक्लेचर में और भी हम लोग बात करेंगे, पर यहाँ पर देखो कि दूसरे कार्बन पर बन रहा है अल्कीन, ईन है, ठीक है, और कितना है 4
कार्बन का, 4 कार्बन क्या बोलते हैं, ब्यूट टू ईन, क्या बोलेंगे, ब्यूट टू ईन, याद रखें इसको, समझ में आया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ब्यूट और स्लैश दे करके टू स्लैश दे करके ENE, ब्यूट टू ईन। इसको सिर्फ ब्यूटीन नहीं बोल सकते, क्योंकि ब्यूटीन तब बोलते हैं जब पहली कार्बन पे डबल बॉन्ड होता, तब ब्यूटीन बोलते हैं। बस समझ में आ रहा है, यहाँ पर ब्यूट दूसरे कार्बन पर ईन है, इसलिए ब्यूटीन बोलेंगे, ठीक है। प्रेजेंस में जलने को कंबशन कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलने को कंबशन कहते हैं। तो कोई भी कार्बन कंपाउंड अगर बर्न करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या करेगा, बर्न करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब O2, तो क्या देगा, याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर देगा। कार्बन डाइऑक्साइड देगा और क्या देगा, वाटर वेपर, मतलब H2O बोल सकते हो, वाटर वेपर में H2O को डिनोट कर सकते हो। साथ में हीट और लाइट भी देगा, इसीलिए फ्यूल फ्लेम की तरह काम करता है, हीट भी देता है और क्या करता है, लाइट भी देता है। तो कोई भी कार्बन कंपाउंड बर्न करेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसे कंबशन कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहा है तो क्या देगा, CO2 प्लस हीट प्लस लाइट, प्लस हीट प्लस लाइट। ये बात समझ में आया आपको, आप लोग, हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है। CH4 क्या हो गया, अब ये कार्बन से बना हुआ कंपाउंड हो गया CH4। अब इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, किसके प्रेजेंस में हीट करेंगे, O2 के प्रेजेंस में हीट करेंगे। जब O2 के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होगा, वाटर H2O। बात समझ में आ रहा है। साथ में क्या बोले थे, हमेशा हमेशा बोले थे हीट देगा और साथ में क्या देगा, लाइट देगा। तो हीट और लाइट दोनों दे रहा है। तो याद रखना, कंपाउंड जब भी जलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन कंपाउंड जब भी जलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट। याद रखें इस बात को। एक और कंपाउंड ले लेते हैं, कार्बन कंपाउंड CH3 CH2OH। यहां पर आप देख सकते हो, तो क्या हमने लिया अल्कोहल, ये OH लगा हुआ है इसलिए अल्कोहल। कितने कार्बन का अल्कोहल, 2 कार्बन का अल्कोहल। तो 2 कार्बन वाले अल्कोहल को क्या बोलते हैं, इथानॉल। तो हमने इथानॉल को किसके साथ रिएक्ट करें, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। फिर वही बात, जब भी कोई कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे, मतलब जलेगा, तो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या देगा, वाटर और क्या देगा, हीट और क्या देगा, लाइट। याद रखना, हाँ बैलेंस नहीं है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस रखना। 6O2 होता है, यहाँ पे 2CH3 CH2OH होता है। इसको आप देख सकते हो, सॉल्व करोगे, बैलेंस करोगे, देख लेना, 4CO2 और 6H2O होगा, तब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो एक बात मालूम चल गया। हाँ याद रखना कि सैचुरेटेड कंपाउंड जब जलेगा तो ब्लू फ्लेम के साथ जलता है और अनसैचुरेटेड जो है वो येलो फ्लेम के साथ जलता है। लॉट ऑफ स्मोक देता है, इसलिए ब्लैक स्मोक भी बोला जाता है, क्योंकि अनसैचुरेटेड इनकंप्लीट कंबशन, मतलब कंप्लीट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं जलता और सैचुरेटेड कंप्लीट कंबशन से जलता है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, उससे पहले एक बात याद रखिएगा, कभी कभी केस बेस्ड क्वेश्चन आता है तो इसमें ये बोला जाता है यूटेंसिल होता है, यूटेंसिल्स के नीचे में ब्लैक कलर का राख टाइप का जम जाता है, ठीक है। ये क्या क्यों होता है, वो इनकंप्लीट कंबशन होने के कारण, क्योंकि उसमें होल नहीं होता है, वहां पे जो बर्नर होता है जिससे आग निकलता है, वहां पर ना गर्दा जम जाता है, डस्ट जम जाता है, तो वो कंप्लीट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं जल पाता है और इसलिए वो इनकंप्लीट कंबशन होता है। इसीलिए बॉटम ऑफ द कुकिंग वेसल जो होता है ब्लैक एंड हो जाता है, वही होल की वजह से वो होल को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। एलपीजी वगैरह सुने होगी, ये सब बात जानते हो, बस हम यहाँ पे आपको हल्का सा टच कर दे रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपको जानना पड़ेगा कि अभी मैंने कार्बन कंपाउंड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया, तो जब भी ऑक्सीजन का एडिशन हो और हाइड्रोजन का रिमूवल हो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। एक मिनट रुकिएगा, जब भी ऑक्सीजन का एडिशन हो, किसका एडिशन होना है, ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन का एडिशन हो और हाइड्रोजन का क्या हो, रिमूवल हो। हाइड्रोजन का रिमूवल और ऑक्सीजन के एडिशन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अपने एयर क्लासेस में इंस्टाग्राम पर पूरा अच्छे से कंसेप्ट समझाया है, अभी यहाँ पर आप शॉर्ट में समझा रहा हूँ। ऑक्सीजन का या तो एडिशन हो, हाइड्रोजन का रिमूवल हो, तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो अभी यहाँ पे हम लोग इस रिएक्शन में क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो पढ़ेंगे, पर कैसे ऑक्सीडाइज करता है, कौन ऑक्सीडाइज करता है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे अल्कोहल ले लेते हैं, अल्कोहल बोले तो CH3 CH2OH, ये अल्कोहल है जिसका नाम है इथानॉल, बता दिए। यहाँ पर क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है, क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन करना है। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीडाइज दो तरीके से करते हैं, यहाँ पर किनारे में आपको लिख देते हैं, ये दोनों का याद रखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और दोनों का नाम बिल्कुल याद रखिएगा। एक होता है अल्कलाइन KMnO4, याद रखना, अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4, और एक होता है एसिडिफाइड, याद रखना, एसिडिफाइड K2Cr2O7, K2Cr2O7, याद रखना इस बात, दोनों बात को। अल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं और एसिडिफाइड K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, इसका दोनों का नाम है। और साथ में क्या करेंगे, साथ में हीट करेंगे, और साथ में क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो मीथानॉल क्या हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। पहले कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हम 3 हाइड्रोजन दे दिए, आपको एकदम खोल करके बता रहे समझो। फिर उसके बगल में कार्बन है, दे दिए कार्बन, समझना। यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, तो हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ पर भी ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन आ जाएगा। ये बात आपको दिख रहा है, यहाँ और यहाँ में चेंजेस आपको दिख रहा होगा, हाइड्रोजन हटा है और ऑक्सीजन आया है। हाइड्रोजन के हटने को भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं और ऑक्सीजन के आने को भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो क्या हुआ, अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर दिए, अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर दिए, कैसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के। कौन सा दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाले, अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7, दोनों में से कोई भी एक, याद रखना। KMnO4 का नाम क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, और एसिडिफाइड K2Cr2O7 का नाम क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसके यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। पहले जब हम अल्कोहल बोलते हैं तो अल्कोहल में OH होता है, फिर हम अगर अल्डिहाइड बोलते हैं तो CHO होता है, याद रखना, अल्डिहाइड में CHO होता है, ठीक है। तो यहाँ पर
इस तरीके से भी कर सकते हो CHO और उस तरीके से भी। और एसिड में COOH होता है। अब बताओ यहाँ पे OH था, यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आप देख सकते हो अल्डिहाइड आया, CHO आया। ठीक है, तो सबसे पहले ये अल्डिहाइड में, अल्कोहल अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और अल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट होता है, अल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट होता है, एक और ऑक्सीजन ऐड होता है। अगर याद रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे इरेज करके बता रहा हूँ, ये बात आपको समझ गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने से, ऑक्सीडेशन होने से अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, बट वो फाइनल प्रोडक्ट होता है। वो क्या प्रोडक्ट होता है? फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के बारे में अभी बता रहे, एक मिनट रुक जाइएगा आप यहाँ पर। सबसे पहले आप क्या करोगे? अल्कोहल लोगे, अल्कोहल को क्या करोगे? ऑक्सीडाइज करोगे। अल्कोहल इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट देगा वो अल्डिहाइड देगा। वो क्या देगा? अल्डिहाइड देगा। फिर अल्डिहाइड से ऑक्सीडाइज होकर के एसिड बनेगा, मतलब अल्कोहल से एसिड बनने टाइम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है अल्डिहाइड। जब इनकंप्लीट कंबशन होगा, कंप्लीट कंबशन होगा तो एसिड बन जाएगा, इनकंप्लीट कंबशन होगा तो अल्डिहाइड बन जाएगा, इनकंप्लीट कंबशन होगा तो अल्डिहाइड बनेगा, मतलब पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा तो अल्डिहाइड बनेगा। बस इतना याद रखिएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। दो नाम याद रखना है, एक एसिडिफाइड K2Cr2O7 और एक अल्कलाइन KMnO4। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कोहल को एसिड बनाने का काम आता है। कभी कभी कन्वर्जन आ जाता है और बोलता है इथानॉल को इथानोइक एसिड में कन्वर्ट कीजिए, तो इथानॉल को इथानोइक एसिड में कब कन्वर्ट कीजिएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करके। हीट भी साथ में कीजिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। ठीक है, अब इसके बाद रिएक्शन, एक एडिशन रिएक्शन होता है और एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक एडिशन रिएक्शन होता है और एक क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का कांसेप्ट दिए थे। मान लो आपके पास यहां पर डबल बॉन्ड कार्बन के साथ लगा हुआ है, इधर में आपका यहां पर ये मान लो हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन। बोलिए सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड? आप बोलोगे सर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो अनसैचुरेटेड होता है। बिल्कुल, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड होता है। अब यहां पर से हम कुछ भी डालेंगे, पीडी डालेंगे, अभी डालेंगे, बताएंगे, ये बात समझना। NI या पीडी डालेंगे तो एक बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड टूटा तो ये बॉन्ड, एक मिनट इसको छोटा करने दीजिए, बॉन्ड टूटा तो ये बॉन्ड हट जाएगा, ये बॉन्ड हट जाएगा, तो इसका मतलब यहां पर इस कार्बन में 3 बॉन्ड है तो एक बॉन्ड और आ गया, इस कार्बन में 3 बॉन्ड है तो एक बॉन्ड और आ गया। ये जो डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड के टूटने के बाद ये इस तरीके से बन जाएगा, कार्बन कार्बन, पहले से 4 हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन का जगह और आ गया, मतलब 2 जगह और खाली बच गया। तो यहां पर क्या करेंगे? ऐड कर रहे हैं, किसी की जगह पर नहीं आ रहा, हाइड्रोजन तो पहले से यहां पर और यहां पर हाइड्रोजन था। यहां पर अगर किसी को लाना हो, जैसे क्लोरीन को लाना हो, मान लो क्लोरीन को ले आए, तो यहां पर किसी की जगह पर नहीं आया, इसे सब्स्टिट्यूट नहीं किया, यहां पर क्लोरीन आ गया, बस डबल बॉन्ड के टूटने से जगह बढ़ाया, इसीलिए इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो याद रखिएगा, जब भी आपको बोला जाए कि आपको डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जाना है, मतलब इथीन, याद रखना, इथीन से इथेन जाना है, मान लो इथीन से इथेन जाना है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जाना है, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में जाना है, तो आप क्या करोगे? उसको डबल बॉन्ड में इथीन को NI और PD के प्रेजेंस में हीट करोगे 200 डिग्री सेल्सियस, याद रखना 200 डिग्री सेल्सियस, याद रखना। और NI या PD के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वो अल्कीन क्या हो जाता है? अल्केन हो जाता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। क्यों? यहां पर हाइड्रोजन का अगर एडिशन करेंगे तो हाइड्रोजनेशन होगा। अगर यहां पर H2 डाल दें, इसी को H2 डाल दें, यहां पे H2 डाल दें डबल बॉन्ड में, और क्या डाल दें? NI डाल दें या PD डाल दें और 200 डिग्री सेल्सियस डाल दें, तो यहां पर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा, यहां पे हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन के इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने का ये तरीका है। ये क्या है? तरीका, इस बात को याद रखिएगा। तो कभी आपसे कोई पूछ देगा कि अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाना है तो हाइड्रोजनेशन कैसे होता है? हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन को ऐड करो इन द प्रेजेंस ऑफ NI और PD, NI और PD के प्रेजेंस में और 200 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, NI और PD किस चीज क्या काम कर रहा है? हाइड्रोजन का एडिशन का काम कर रहा है। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। अभी बोले एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन। यहां पे रिमूवल नहीं हो रहा है हाइड्रोजन का, यहां पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? रिडक्शन। क्या कहेंगे? रिडक्शन। और ऑक्सीजन के हटने को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन, और यहां पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो क्या होगा? रिडक्शन। और ऑक्सीजन का हटना भी रिडक्शन। ये बात समझ में आपको आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो NiPD ऐड करें 200 डिग्री सेल्सियस में, 200 डिग्री सेल्सियस में कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? यहाँ पे हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है मतलब रिडक्शन। पहले में क्या कर रहे थे? ऑक्सीडेशन, अभी क्या कर रहे हैं? रिडक्शन। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। याद रखना, हाइड्रोजनेशन हमेशा वेजिटेबल ऑयल को करते हैं, या केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो याद रखना वेजिटेबल ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको हाइड्रोजनेशन करते हैं, मतलब क्या करते हैं? हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं, तो क्या बन जाएगा? सैचुरेटेड। निकल बोल दिए, ये सब चीज बात बता दी। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है ना, वो हमेशा एनिमल फैट में मौजूद होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड एनिमल फैट में मौजूद होता है, जो कि हेल्थ के लिए हार्मफुल है, जो कि हेल्थ के लिए हार्मफुल है। ये इंपॉर्टेंट बात बता रही है, ये भी कहीं कहीं पे छोटा मोटा पूछ दिया जाता है, याद रखिएगा। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बोला जा रहा है तो इसको समझिएगा, पहले इसको इरेज करने दीजिए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी समझिए आप। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप ऐसे समझ सकते हो, देखो ध्यान से बता रहे हैं, ये कार्बन हाइड्रोजन 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 है, चारों तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है, जगह पूरी फील्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड का कहानी नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे? मान लो Cl2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या क्या होगा? तो हाइड्रोजन ब्रेक करेगा और क्लोरीन के साथ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? HCl। एक प्रोडक्ट आपका HCl बन जाएगा। अब ये हाइड्रोजन का जगह खाली है तो इसका जगह क्लोरीन ले लेगा। अब क्या हो जाएगा? चारों तरफ का हाइड्रोजन और एक तरफ क्लोरीन, ये बनेगा। बात समझ में आ रहा है? तो अभी क्या हुआ? सब्स्टिट्यूट हुआ, किसकी जगह पे? हाइड्रोजन की जगह पे। कौन सब्स्टिट्यूट किया? क्लोरीन सब्स्टिट्यूट किया हाइड्रोजन की जगह पर, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया? कोई दिक्कत है? कोई परेशानी? सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बात याद रखना, जैसे CH4 को, मीथेन को अगर रिएक्ट कर रहे हैं Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सबसे पहले क्या होगा? CH3Cl, ये देखो CH3Cl बन रहा है। फिर फर्दर अगर इसको रिएक्ट करें वापस से Cl2 और सनलाइट के प्रेजेंस में, फिर CH2Cl2, मतलब एक क्लोरीन बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद रिएक्ट करेंगे तो CHCl3 और फिर लास्ट में आ जाएगा CCl4। लास्ट 4 स्टेप में ये प्रोसेस करेंगे, चौथा में आ जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या आ जाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके बाद हम लोग को 3 टॉपिक और पढ़ना है, 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड, एक इथानॉल, एक इथानोइक
एक एसिड और एक सोप एंड डिटर्जेंट। बस इतना टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर कर सकते हैं। मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही होगी। और जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग अभी आज जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टेंथ के एग्जामिनेशन को देखते हुए इथानॉल एक टॉपिक लिया है जो कार्बन कंपाउंड का टॉपिक है। हम लोग पहले इथानॉल को समझेंगे, फिर उसके बाद इथानोइक एसिड के हर एक कंसेप्ट को समझेंगे। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है इथानॉल, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। पहला तो एथ, और फिर आप देख रहे हो इथेन से एथ आया और ओल आया अल्कोहल का। दो कार्बन यहां पर आप देखो C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है। C2H5OH, ये C2H5 जो है वो दो कार्बन से बना हुआ है, तो इसीलिए नाम है इसका एथ। क्योंकि आपको मालूम होगा एक कार्बन वाले को मेथ बोलते हैं, दो कार्बन वाले को एथ बोलते हैं, तीन कार्बन वाले को प्रोप, फिर चार वाले को ब्यूट, पांच वाले को पेंट, छह को हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इसी तरीके से चलता रहता है। अनडेक 11 कार्बन को, दो डेक 12 कार्बन को, 20 कार्बन को इकॉस, इसी तरीके से चलता है। पर यहां पर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो दो कार्बन वाला अल्कोहल। अल्कोहल मतलब OH, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। तो यहां पर क्या हो रहा है, अल्काइल। अल्काइल क्या हो गया, C2H5, ये आपका अल्काइल हो गया, और इसमें क्या जुड़ता है, OH। तो C2H5OH को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इथानॉल। इसका नाम क्या है, इथानॉल। अगर एक कार्बन रहता CH3OH तो इसको कहते हैं मीथानॉल। इसको क्या कहते हैं, मीथानॉल। ये बात आप समझ रहे हो। तीन कार्बन रहता प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल। मतलब आप सोच रहे हो ओल जुट रहा है, ये IUPAC नेम है, ठीक है, अभी नोमेनक्लेचर में पढ़ाऊंगा। ओल जुट रहा है, OH जुट रहा है, ओल जुट रहा है। एक कार्बन है तो उसके साथ मेथ, मेथानॉल। एक दो कार्बन है इथानॉल, तीन कार्बन है प्रोपानॉल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इथानॉल। इथानॉल का अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे, ब्रेक कर करके देखोगे, तो आप ऐसे देख सकते हो CH3CH2OH। ये बात समझ में आ रहा है, कोई डाउट है नहीं। तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो इथानॉल में स्ट्रक्चर आपको जानना जरूरी है। अगर इसको ब्रेक करके ऐसे किया जाता है, आप देख सकते हो दो कार्बन, तो सबसे पहले दो कार्बन बना दिए, और जितना देख सकते हो हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ पर फिट कर रहे हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ये आपका स्ट्रक्चर है इथानॉल का। क्योंकि ये स्ट्रक्चर जानना जरूरी है, जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो जानेंगे कहां से क्या ब्रेक होगा और क्या जुटेगा। आपको कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला, इसका नाम तो इथानॉल है, पर कॉमन नेम क्या कहलाता है, इथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम इसका क्या कहलाता है, इथाइल अल्कोहल। कहीं कहीं पर ये जो नाम देख रहे हो CH3CH2, इसका नाम इस तरीके से आपको दिख जाता है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, C2H6O, C2H6O। यहां पर आप बोलोगे सर यहाँ पे तो OH है ही नहीं, तो ये कैसा अल्कोहल हुआ। तो एक साथ लिख दिया जाता है, जिसको पहचानना मुश्किल हो जाता है, एक्स। यहां पर आप देख सकते हो, अगर आप यहां से OH हटाओगे तो C2H5 हट बचेगा और OH अलग हो गया। अगर आप ध्यान से देखो तो C2H6OH, C2H6O जो है वो C2H5OH ही है। तो देखिएगा कभी कभी ऐसा स्ट्रक्चर अगर आ गया, ऐसा फॉर्मूला आ गया, स्ट्रक्चर नहीं फॉर्मूला आ गया, तो कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद प्रिपरेशन पूछा जाता है अल्कोहल का। अल्कोहल बेसिकली कैसे बनता है मालूम है, फर्मेंटेशन, सड़ाया जाता है। किस चीज को सड़ाया जाता है, मोलासस को। आपको मालूम होगा मोलासस के बारे में, ठीक है, जो शुगर जूस से ऑब्टेन होता है, शुगर केन के जूस से ऑब्टेन होता है, ठीक है, मोलासस शुगर केन के जूस से ऑब्टेन होता है, उसको सड़ाया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है, फिर जाकर के आपका अल्कोहल बनता है, इथानॉल बनता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको मालूम होगा, ये लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। ये कैसा रहता है, लिक्विड रहता है, ये लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका 156 केल्विन होता है, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 351 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, देखिए दो बात मैं पढ़ा रहा हूं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग समझते हैं। एक मिनट आप रुकिएगा, मुझे स्लाइड। ठीक है, तो अब हम लोग आगे क्या समझेंगे, आगे हम लोग समझेंगे इथानॉल का जितना भी केमिकल रिएक्शन है, मतलब वो डिफरेंट रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट क्या देगा। और बेसिकली हम लोग ये समझेंगे कंसेप्ट से, रटेंगे नहीं। हर बुक में ये मौजूद है, बट अभी कंसेप्चुअल हम लोग को समझने की जरूरत है। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज आप यहां पर देख सकते हो, जो हम लोग अभी रिएक्ट करने वाले हैं वो इथानॉल को इथानल बनाएंगे, और इथानॉल को इथानोइक एसिड बनाएंगे, मतलब अल्डिहाइड बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। आप समझ रहे हो बात को। चलो ठीक है, यहां पर सबसे पहले मुझे सेलेक्ट करने दो। हाँ, ये आप देख सकते हो। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बात, CH3CH2OH जो है वो क्या है, इथानॉल। और क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, CH3CHO में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन, जो कि हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इथानॉल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो दो कार्बन दे करके जहां जहां हाइड्रोजन है वो अटैच कर रहे हैं, सबसे पहला काम यही कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर आप देखो ऑक्सीजन, यहां पर आप हाइड्रोजन, ये आपके सामने स्ट्रक्चर है किसका, इथानॉल का। यहां पर हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं, कि हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो करते हैं वो दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत पॉपुलर है।
दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत पॉपुलर है। सबसे पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एजेंट जो होता है वो पोटेशियम परमैंगनेट, और अगर वो नहीं यूज कर रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो अल्कलाइन होता है, याद रखिएगा क्या बोलते हैं, अल्कलाइन। मैं पूरा यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अल्कलाइन पोटेशियम, याद रखिएगा, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, KMnO4, इस बात को याद रखिएगा। या अल्कलाइन नहीं तो एसिडिफाइड, कैसा एसिडिफाइड, क्या K2Cr2O7, जिसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा, सिलेबस के अंदर है, एग्जाम में आता है। या तो अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड K2Cr2O7, क्या किए, इथेनॉल में डालें, क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन हटेगा। ठीक है, हाइड्रोजन हटेगा या ऑक्सीजन ऐड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इथानॉल इथानल बनाएंगे और फिर इथानोइक एसिड बनाएंगे। और आपको मालूम होना चाहिए, सबसे पहले ये बात मालूम होना चाहिए कि ये आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर जो है वो CHO का स्ट्रक्चर है। CHO का स्ट्रक्चर मतलब अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहां पर अल्डिहाइड आप देख रहे हो तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा, कोई भी एक हाइड्रोजन हट जाएगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो एक हाइड्रोजन हटने के बाद ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखो यहाँ पे मैं बनाकर आपको दिखा रहा हूं, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या बनेगा, CHO। आप बोलोगे सर ऑक्सीजन इधर भी बन सकता है उधर भी बन सकता है, अल्डिहाइड आप बना सकते हो। ठीक है, ये मैटर नहीं कर रहा। ठीक है, अगर आप बोलोगे ये अल्डिहाइड बन गया, अब क्या है, हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन यहां से निकल गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकलेगा, H2 बनेगा, वो अलग कंसेप्ट है। ठीक है, बट यहां पर आप देखिए कि अल्डिहाइड बना, फिर आप देखोगे कि यहां पर एक और ऑक्सीजन डालने पर क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। एक और ऑक्सीजन डालने पर क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो यहां पर तो ऑक्सीजन था, यहां पर भी ऑक्सीजन, और यहां पर देख रहे हो यहां पर चेंजेस क्या हुआ, एक और ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, एक और ऑक्सीजन का एडिशन होने से क्या हुआ, एसिड बन गया। तो कैसा एसिड बना, इथानोइक एसिड। तो सबसे पहले इथानॉल से क्या बनाए, इथानॉल, फिर क्या बनाए, इथानोइक एसिड। कैसे बना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। कौन दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, कौन दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, एक अल्कलाइन KMnO4, एक एसिडिफाइड K2Cr2O7। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। इथानॉल से इथानल, इथानॉल से इथानोइक एसिड। अब चलो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, पहले मैं इरेज कर दे रहा हूं इसको, और फिर मैं क्या कर रहा हूं, आगे बढ़ूंगा दूसरे केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। यहां पर रिएक्शन इन्वॉल्व विद इथानॉल, इथानॉल के साथ यहां भी रिएक्शन है, पर यहां पर जो रिएक्शन हो रहा है वो सोडियम के साथ हो रहा है। वो किसके साथ हो रहा है, सोडियम के साथ हो रहा है, ये भी समझना जरूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर आप देख सकते हो कि जब हम लोग रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ इथानॉल को, तो क्या होता है, सोडियम इथो ऑक्साइड देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। कैसे देता है ये समझने की जरूरत है। तो किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे, किसके साथ, सोडियम का, किसको, इथानॉल को। इथानॉल का ये स्ट्रक्चर है, यहां पर हाइड्रोजन, हर जगह आप हाइड्रोजन दे सकते हो। यहां पर देख सकते हो जितना हाइड्रोजन होता है आपको मालूम है, स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको मालूम है। यहां पर क्या करेगा, सोडियम बॉन्ड को ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, और क्या बन जाएगा, सोडियम इथो ऑक्साइड। मतलब जहां पर हाइड्रोजन था वहां पे तो हाइड्रोजन रहेगा ही, वहां पर हाइड्रोजन रहेगा ही, यहां वाला हाइड्रोजन हट जाएगा। किधर वाला हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के बगल में जो हाइड्रोजन था वो हट के क्या आएगा, सोडियम आएगा। यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, और यहाँ पे देख रहे हो सोडियम एज कैटायन की तरह काम कर रहा है, सोडियम एज कैटायन की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा सोडियम। शुरुआत में सोडियम लग जाता है, शुरुआत में सोडियम लग जाता है, और आप देखो ये इथो ऑक्साइड कहलाता है, ये इथो ऑक्साइड। आपको मालूम होगा कि ROR को क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट जो है अल्कोक्सी कहलाता था, तो यहाँ पे दो कार्बन है इसलिए इथॉक्सी कहलाएगा, और लास्ट में लगा हुआ है इसलिए इथो ऑक्साइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये ई है, इथो ऑक्साइड कहलाएगा। एकदम कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, समझिएगा, और मैं तोड़ करके बता रहा हूं, सोडियम इथो ऑक्साइड, और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या देगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एज गैस के बन करके, वेपर बन करके उड़ जाएगा, याद रखिएगा। और हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप साउंड क्रिएट करता है जलने के बाद। देखिए अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, इस चीज को समझ गए। अब दूसरे रिएक्शन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर आप रिएक्शन जो देख सकते हो, पहले इसको इरेज करने दीजिए। यहां पे जो आप रिएक्शन देख सकते हो वो, हम लोग अल्कोहल को क्या कर रहे हैं, इथानॉल को क्या कर रहे हैं, वाटर हटा रहे हैं। तो जब हम लोग अल्कोहल से वाटर हटाते हैं तो डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, और अल्कोहल को वाटर हटाने के बाद क्या मिलता है, अल्कीन। क्या मिलता है, अल्कीन। तो यहां पर आप देखोगे ये आपके सामने क्या है, ये आपके सामने मैं फिर से इथानॉल बना रहा हूं, ये आपके सामने मैं फिर से क्या बना रहा हूं, इथानॉल। देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा ये क्या है आपके सामने, इथानॉल। ये आपके सामने इथानॉल है। तो यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे हटाओगे वाटर को, तो कंसंट्रेटेड H2SO4, समझ रहे हो, कंसंट्रेटेड H2SO4, हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे। अगर डिग्री सेल्सियस पर नहीं लिख रहा है तो केल्विन पे लिखो, 443 केल्विन पर हीट करेंगे। हीट करने पर क्या होगा, यहां पर H2O जो है, वाटर जो है वो यहां से चला जाएगा।
वाटर जो है वो चला जाएगा। अब बताओ कितना कार्बन और कितना हाइड्रोजन है, तो आप बोलोगे सर 2 कार्बन बच गया और 4 हाइड्रोजन बच गया। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन दे दे रहे हैं और 2 कार्बन दे दे रहे हैं, पर यहाँ पे कार्बन का तो 3 ही बॉन्ड बन रहा है, एक कार्बन पे भी तीनों बॉन्ड बन रहा है, दूसरे कार्बन पे भी 3 बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो 4 बॉन्ड हो गया कार्बन का। तो यहाँ पर क्या हो गया, इथीन हो गया, और H2O जो हट गया वो साइड में H2O साइड में बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। अब समझ रहे हो, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह कौन काम कर रहा है, कंसेंट्रेटेड H2SO4। अभी इतना ही रख रहे हैं, यूजेस भी बताना था बट टाइम परमिट नहीं कर रहा है, शॉर्ट वीडियो बनाना है, इसलिए थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आप लोग जान रहे हो कि पहले भी हम लोग इथानॉल के बारे में बात कर लिए। अब जो दूसरा टॉपिक है वो इथानोइक एसिड है, और ये जितना भी टॉपिक आ रहा है इससे बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप एक बार भी गो थ्रू हो जाओगे और लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए काम आएगा। तो इंपॉर्टेंट बात है ये इथानोइक एसिड, फिर ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक इथेन से ई हटाकर इथेन, और ओ आई सी ओइक। ओइक जब भी लगता है इसका मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ओ आई सी लास्ट में लगता है। अल्कोहल में क्या लगता था, ओल लगता था। अल्डिहाइड में क्या लगता है, अल लगता है। समझ में आ रहा है, यहां पर आपको समझना पड़ेगा। तो अभी यहां पर 2 कार्बन का एसिड चाहिए, कितने कार्बन का एसिड चाहिए, 2 कार्बन का एसिड चाहिए, इथानोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। मैं आपके सामने सबसे पहले स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, 2 कार्बन, तो सबसे पहले 2 कार्बन आप कंसिडर कर लो, फिर आप यहां पर हाइड्रोजन दोगे, जितना भी हाइड्रोजन उतना ही हाइड्रोजन होगा जितना इसका बॉन्ड बनाता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, 3 और हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे दूसरा कार्बन जो आप देख रहे हो, दूसरे कार्बन में आपको मालूम होना चाहिए ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप वाला है, क्योंकि एसिड में COOH होता है, फंक्शनल ग्रुप COOH होता है। तो यहां पर आप देखोगे ऑक्सीजन अटैच्ड है, यहां पर भी आप देखोगे ऑक्सीजन अटैच्ड है। तो आप यहां पर देख सकते हो जो फंक्शनल ग्रुप आपका लगा हुआ है COOH का लगा हुआ है एक, और यहां पे टोटल कार्बन अगर काउंट करोगे तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी ऐड करते हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होगा उसको भी ऐड करेंगे। तो यहां पर 2 कार्बन और साथ में COOH लगा हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं, आपको पहले ही बता दिया, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, तो इथानोइक एसिड आया। समझ में आ रहा है, आपको याद रखना होगा इथानोइक एसिड का कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड, याद रखिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जैसे आपको कोई बोलता है कि इथानोइक एसिड ये हो गया, इसको बोलते हैं HCOOH। HCOOH इसका नाम है मिथानोइक एसिड, 1 कार्बन वाला उस एसिड, इसको कहते हैं मिथानोइक एसिड। और ऐसे इसका नाम है, कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। 2 तरह का नाम होता है, एक IUPAC नेम जो कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, सब साइंटिस्ट मिलकर के उसको बनाया है, और एक जहां पर ये बना उसका अपना कॉमन नेम। जैसे आपका 2 नाम होता है, एक स्कूल का और एक घर का, जनरली उसी तरीके से यहां पर तो HCOOH में 1 कार्बन, इसलिए इसका IUPAC नेम मेथा, और वो एक लगेगा मीथेन नोइक, मेथानोइक एसिड। समझ में आ रहा है, तो और यहाँ पे हाँ कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड, आप ऐसे याद रख सकते हो, जो रैंक 1 आता है, जिसका रैंक 1 आता है उसको क्या कहते हैं, फॉर्म में है, तो उससे कैसे आप याद कर सकते हो, फॉर्मिक एसिड, क्या कह सकते हो, फॉर्मिक एसिड। बात समझ में आ रहा है, और इसका नाम क्या है, मिथानोइक एसिड, सॉरी इसका नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड का मिथानोइक, और इसका क्या है, इथानोइक एसिड। और इथानोइक एसिड को क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड, याद रखिएगा। और यही एसिटिक एसिड 5 से 7% पानी में मिलाया जाता है। इसी एसिटिक एसिड को 5 to 7% या कहीं कहीं पे बुक में 5 to 8% भी लिखा रहता है पानी के साथ, मतलब इथानोइक एसिड विद वाटर, 5 to 8% इथानोइक एसिड और पानी रहेगा, मिल करके रहता है, उसको बोलते हैं विनेगर। विनेगर बोलते हैं सिरका, जो आप इस्तेमाल करते हो घर पे, जो अचार बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं। अब कोई आपसे पूछ देगा इथानोइक एसिड तो ठीक है, विनेगर किसे कहते हैं, तो आप बोलना 5 to 8% ऑफ इथानोइक एसिड इज मिक्स्ड विद वाटर, देन वी कैन कॉल इट एज विनेगर। हम उससे क्या कह सकते हैं, विनेगर। कोई फॉर्मूला पूछेगा तो आपको बेसिक फॉर्मूला CH3 COOH। COOH क्या है, फंक्शनल ग्रुप, CH3 यहां पर आप देख रहे हो अल्काइल लगा हुआ है, तो क्या हो गया, 2 कार्बन, एक फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं। इथेन आएगा, ई हटेगा, ओ एक जुटेगा, इथानोइक एसिड। इतना समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज समझेंगे हम लोग इथानोइक एसिड का। सबसे पहला बात, इथानोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 290 केल्विन, 290 केल्विन, और 16-17 डिग्री सेल्सियस के करीब इसका, सेल्सियस में अगर बात करेंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो 290 केल्विन होता है, इससे आपको याद रखना, ठंड, वैसा कंट्री जहां ठंड पड़ता है, ठीक है, कोल्ड कंट्री बोल सकते हैं, कोल्ड क्लाइमेट जहां पर होता है, वहां पर क्या होता है, आइस फ्लेक बन जाता है, एक लेयर बन जाता है, लेयर टाइप का बन जाता है, आइस का लेयर बन जाता है। यही इथानोइक एसिड एक आइस का लेयर बन जाता है, उसको कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। बहुत जगह पर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लेशियल एसिटिक एसिड, तो बोलना यही इथानोइक एसिड कोल्ड कंट्री में जहां पर 16 डिग्री या 17 डिग्री सेल्सियस होता है, वो क्या कर जाता है, वो ग्लेशियल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर जाता है। बात समझ में आ रहा है, और याद रखना ग्लेशियल एसिटिक एसिड को ही बोलते हैं वाटर फ्री एसिटिक एसिड, वाटर
फ्री एसिडिक एसिड, मात्रा की मात्रा नहीं, एनहाइड्रस भी बोल सकते हैं, जहां पानी नहीं है वहां पे एनहाइड्रस बोल सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात बता रही, याद रखना, एसिडिक कैरेक्टर बोलेंगे तो HCl का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, फिर उसके बाद CH3COOH का एसिडिक कैरेक्टर होता है, और फिर उसके बाद C2H5OH का होता है। मतलब ये इथानॉल का सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर और इथानोइक एसिड का इथानॉल से ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर और HCl का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। अब ऐसा क्यों होता है, पहले तो आप समझ गए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछता है इन तीनों में एसिडिक कैरेक्टर किसका सबसे ज्यादा है। अब एसिड किसको बोलते हैं, एसिड उसी को बोलते हैं जो H प्लस देता है, H प्लस देने वाला, OH माइनस देने वाला को बेस कहते हैं। यहां पर HCl में H प्लस बहुत जल्दी देता है, क्यों देता है, याद रखना, देखो CH3COOH है ना, वो लो आयनाइजेशन शो करता है HCl से। आयनाइजेशन क्या होता है, टूटता है, CH3COOH भी टूटता है, तो यहां पर CH3COO अलग हो जाता है और H प्लस अलग, ये माइनस और ये, तो ये भी H प्लस दिया, ये भी एसिड है, यहां पर भी H प्लस और Cl माइनस में टूटता है, तो ये भी एसिड है, पर HCl जल्दी टूटता है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ CH3COOH। ठीक है, और इथानॉल तो और भी स्टेबल है, वो तो और मुश्किल से देर में टूटता है। तो ये बात समझ में आ गया, एसिडिक कैरेक्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा टाइम परमिट नहीं करता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कहां पे आगे बढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में। समझ में आ रहा है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में, और यहां पर आपके सामने आप देख सकते हो क्या दिया हुआ है, यहां पर आपके सामने आप देख सकते हो दिया हुआ रिएक्शन ऑफ इथानोइक एसिड। सबसे पहले एसिड कैरेक्टर के बारे में बात करें तो उसी से रिलेटेड रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। क्या करेंगे, प्रोटॉन को रिमूव करेंगे, कहां से करेंगे, CH3COOH से करेंगे, CH3COOH से प्रोटॉन को रिमूव करेंगे। आप बोलोगे प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन H प्लस, यहां पर CH3COO को अलग करेंगे और H प्लस को अलग करेंगे, तो किससे, सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे, सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे। यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट को समझिएगा, यहां पे हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। तो CH3COOH इसका क्या है स्ट्रक्चर, मैंने आपको बोला था, यहां पर H, यहां पर H, फिर एक कार्बन, डबल बॉन्ड O, यहां पर O, यहां पर H, और ये क्या कर रहा है, सोडियम, सोडियम क्या करता है, हाइड्रोजन को हटाता है, रिमूव करता है, सोडियम अपना जगह बनाता है। सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्टिविटी सीरीज आप पढ़े हो, तो हाइड्रोजन हट जाता है, और ये CH3 याद रखिएगा, CH3COO माइनस और Na प्लस ये बनता है, और इसका नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट, बट बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, बाई प्रोडक्ट H2 बनता है। यहां से हाइड्रोजन हटा, और भी मॉलिक्यूल है CH3COOH का, वहां से हाइड्रोजन हटता है H2, और H2 जो रहता है वो वेपर फॉर्म में गैस बनके वेपराइज हो जाता है, उड़ जाता है वहां से। और समझ में आ रहा है, अब इसका नाम जो है ये, इसका नाम ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम बहुत CH3COO Na का नाम बता रहे हैं, और याद नहीं करना है Na क्या है, Na प्लस, मतलब कैटायन की तरह काम कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, सोडियम। जो कैटायन होता है वो आगे में नाम रखते हैं, इसका नाम क्या होगा, सोडियम, इसका नाम क्या हो गया, सोडियम। अभी आपको बोले थे एसिटिक एसिड, याद होगा, इथानोइक एसिड को क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। तो यहां पर आप जब देख रहे हो CH3COO है, H तो नहीं है, तो पूरा एसिटिक एसिड तो नहीं बोल सकते, इसको बोलते हैं एसीटेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, याद रखा, सोडियम एसीटेट, एसिटिक एसिड से एसीटेट आया और सोडियम लगा हुआ तो सोडियम एसीटेट। ये पहला रिएक्शन आपके सामने। कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, इथानोइक एसिड को रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम मेटल के साथ, आप लोग सोडियम के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, नहीं पोटेशियम के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या दे रहा है, वहां पर सोडियम एसीटेट ना बनकर के पोटेशियम एसीटेट बनेगा, CH3COO Na, ये सोडियम एसीटेट और हाइड्रोजन गैस। ये बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो। अब दूसरे रिएक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं, सेकंड रिएक्शन की तरफ, जब एसिड रिएक्ट करता है बेस की तरफ, तो यहां पर भी एसिड है, CH3COOH क्या है, CH3COOH क्या है, एसिड, और इसको किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, बेस, कोई एक बेस ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, ठीक है, वाटर सॉल्युबल बेस है, इसको अल्कली भी बोलते हैं, ठीक है, KOH भी ले सकते हो। तो CH3COOH और NaOH के साथ रिएक्ट करें तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस तो सॉल्ट बनेगा, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। अब इंपॉर्टेंट है, यहाँ हाइड्रोजन गैस नहीं होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं फिर से स्ट्रक्चर बना रहा हूं, स्ट्रक्चर से ही केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग समझेंगे। यहाँ पर COO, यहाँ पर O, यहाँ पर H, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये Na इधर आ जाएगा और ये हाइड्रोजन ब्रेक करके OH के साथ जुड़ जाएगा, OH और H जुट करके क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, H2O। मतलब वहां पे H2 दे रहा था पहले वाले में, ठीक है, जब सोडियम के साथ सिर्फ रिएक्ट कर रहे थे, और यहां बेस के साथ जब रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या देगा, H2O। अब आप बोलो एसिड का रिएक्शन बेस के साथ क्या देता है, सॉल्ट एंड वाटर, तो यहां पर वाटर आपको मिल गया, और सॉल्ट क्या होगा, फिर वही बात है, CH3COO और साथ में क्या जुट रहा है, Na, तो यहां पर आप बोल सकते हैं CH3COO Na को हम लोग बोलते हैं सोडियम एसीटेट। मतलब पहला वाले रिएक्शन में और दूसरे वाले रिएक्शन में दोनों में सोडियम एसीटेट मिल रहा है, पहले वाले रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस और दूसरे वाले रिएक्शन में आपको वाटर मिल रहा है। समझ में आया, ये लास्ट रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसके बाद भी एक रिएक्शन है बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ईस्ट्रिफिकेशन का रिएक्शन, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है ईस्ट्रिफिकेशन का रिएक्शन, याद रखिएगा इस बात को। अभी ईस्ट्रिफिकेशन में क्या करते हैं, क्या होता है ईस्ट्रिफिकेशन, समझना है, जब भी, या ध्यान से सुनिएगा इस बात को, इथानॉल रिएक्ट करेगा इथानोइक एसिड के साथ तो फॉर्मेशन होगा ईस्टर का, ठीक है। कैसे होगा फॉर्मेशन ईस्टर का, कोई एसिड के प्रेजेंस में फॉर्मेशन होगा, मैं सब कुछ लिखवा रहा हूं, टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले मैं क्या बोला, रिएक्ट करेगा, कौन रिएक्ट करेगा, CH3COOH, ये हो गया इथानोइक एसिड, किसके साथ रिएक्ट करेगा, CH3
CH2OH इथानॉल के साथ, इथानोइक एसिड रिएक्ट विद इथानॉल और किसके प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा। और कंसंट्रेटेड H2SO4 जो एसिड है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो यहां डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा और क्या करेगा, यहां से वाटर निकाल देगा, यहां से वाटर निकाल देगा और ईस्टर का फॉर्मेशन होगा। बट मैं ऐसे डायरेक्ट आपको ईस्टर का फॉर्मेशन नहीं लिखाऊंगा, मैं यहां पर आपको स्ट्रक्चर बना के दिखलाऊंगा ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए, याद करने की जरूरत ना पड़े। देखो सबसे पहले मैं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, एसिड ले रहा हूं, यहां पर एसिड का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। किसका स्ट्रक्चर, इथानोइक एसिड का स्ट्रक्चर। आपको समझाने के लिए मैं ऐसे बना रहा हूं, तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, पर यहां पे हम लोग रटने के लिए नहीं आए हैं, चीजों को समझने के लिए आए हैं। ठीक है, यहां पर मैं इथानॉल जो बना रहा हूं इस तरीके से बना रहा हूं, देखना यहां पर इथानॉल में कितना होता है, 2 कार्बन, मैं ऐसे बना रहा हूं, 2 कार्बन हो गया और 5 हाइड्रोजन देने के बाद OH ऐसे जुड़ता है। आप इथानॉल को मैं थोड़ा इस तरफ से बना रहा हूं ताकि आपको समझ में इजिली आ सके। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बोलो, बोलोगे नो सर, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। अब देखना और समझने की कोशिश करना, मुझे यहां से यहां पे क्या डाला, मैं रिएक्शन में क्या डालूंगा, कंसंट्रेटेड, क्या डाला, कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या डालूंगा, कंसंट्रेटेड H2SO4। अब वो क्या करता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 वाटर निकाल देता है, H2O निकल जाता है, समझ में आ रहा है। तो यहां का H और यहां का OH निकलने के बाद क्या होगा, H2O दिख रहा है आपको, मैं यहां पे बता भी रहा हूं, इससे क्या हो गया, H2O निकल गया। और बताओ जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या होगा, अभी देखो यहां से जो बचा मैं उसको लिख रहा हूं, यहां ध्यान देना, यहां से जो बचा मैं उसको लिख रहा हूं, कार्बन, हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, फिर एक और कार्बन, फिर ऑक्सीजन, उसके बगल में ऑक्सीजन, और इसमें यहां पर क्या जोड़ेंगे, ये दिख रहा है, ये जोड़ेंगे, कार्बन कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे हाइड्रोजन। आप देख सकते हो इसी का नाम है ईस्टर। क्या नाम है, ईस्टर। क्या नाम है, ईस्टर, याद रखना। और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं ईस्टरिफिकेशन। जब ईस्टर बनता है तो वहां पर क्या होता है, स्वीट स्मेल आता है, फ्रूटी स्मेल आता है, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म होता है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे H2SO4 किस तरह से काम कर रहा है, कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, पानी निकालने के लिए काम कर रहा है। बात यहाँ पे समझ में आया, इतना समझ में आया, या कोई दिक्कत है, आप लिख सकते हो कमेंट में, कोई दिक्कत है तो। ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ तो एक बात आपको यहां पर समझ में आ गया कि ईस्टर जो बन रहा है वैसे बन रहा है, CH3 COO C2H5, ये दिख रहा है, एक तरफ से CH3 COO जुटा हुआ है, देखो यहां पर आप देख सकते हो CH3 COO और इधर से C2H5 जुटा हुआ है। कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। तो यहां पर आपको ये बात समझ में आ गया। अच्छा इसका नाम क्या है, लोग बोलते हैं कि सर ईस्टर तो है और भी कुछ नाम है क्या, CH3 COO C2H5, यही बोले थे ना, यहां से भी R यहां पे आप देख सकते हो। तो सबसे पहले बताओ, हम बोले थे एसीटेट, तो ये एसीटेट की तरह फॉर्म कर रहा है, सोडियम एसीटेट बोलते थे, यहां पर CH3 COO एसीटेट की तरह काम कर रहा है, पर किसके साथ लगा हुआ है, 2 कार्बन, इथाइल, तो इसको बोल सकते हैं इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, याद रखिएगा, एसीटेट, इथाइल एसीटेट। कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है, पूछ सकते हो। इथाइल एसीटेट, यहां लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, बट आप समझ सकते हो कि क्या लिखा हुआ है, इथाइल एसीटेट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ईस्टर का जो फॉर्मेशन हुआ वो इथाइल एसीटेट कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जब ईस्टर बन गया, ईस्टर बनने के बाद वापस से अगर हम ईस्टर को NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो वापस से वो इथाइल अल्कोहल देगा, क्या देगा, इथाइल अल्कोहल देगा, और साथ में क्या देगा, सोडियम एसीटेट देगा। तो ईस्टर वापस चल जाता है, ईस्टर गेट कन्वर्टेड बैक इनटू अल्कोहल, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। और इसी रिएक्शन को सोपोनिफिकेशन कहते हैं, सपोनिफिकेशन कहते हैं, इसी से सोप बनता है। इस पर हम लोग बात करेंगे, बट नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, टाइम हमारे पास उतना परमिट नहीं कर रहा है, छोटे छोटे वीडियो बनाना है। थैंक यू वेरी मच, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन।